ओके, सबसे पहले जैसे हमने बात कर ली थी अभी तक स्ट्रेस स्ट्रेन की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन है वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उनके वेरियस टाइप्स क्या हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की, ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देन लास्ट में बचेगा थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट को समझने से पहले, इलास्टिक कांस्टेंट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो सीधा आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? ई, जी, के एंड म्यू, ठीक है। उम्मीद है आपने जितना भी आपने सॉम पढ़ा हुआ है उसके अराउंड आपको थोड़ा सा माइंड में चल रहा होगा इलास्टिक कांस्टेंट इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। बट इलास्टिक कांस्टेंट को भी समझने से पहले हमें पहले समझना होगा टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर, ठीक है। ये जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ई, जी, के, म्यू ही सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं बस, है ना, इसके अलावा भी हैं, ठीक है। बट वो जो चीजें हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो किस पर्टिकुलर के लिए, किस मटेरियल के लिए किस तरह से वो चीजें यूज की जा रही हैं, कितने डायरेक्शन के डिपेंडेंट होने के बाद वो ईजी केएमयू अपनी क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है और पूरे एंटायर वर्ल्ड में क्या है, मटेरियल्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस मटेरियल के बारे में समझ लेते हैं। होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, ठीक है। इसके बारे में अगर हम होमोजेनाइटी के बारे में बात करें, ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेंगे, बट पहले एक थोड़ा सा टर्म समझ लेते हैं कि यहां पर मैंने क्या किया, ये एक मटेरियल का पार्ट है। मटेरियल का पार्ट कैसे, पहले अपने माइंड में विजुलाइज करो। आपके पास ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, और इस बीम पर लोड लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे अभी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अभी मुझे इसकी प्रॉपर्टी से मतलब है। तो लोड लगे या ना लगे प्रॉपर्टी तो पहले से ही होती है, और इलास्टिक कांस्टेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये छोटा सा पार्ट मैंने इसमें से निकाल लिया अपनी एनालिसिस में, मैंने छोटा सा पार्ट निकाला और वो छोटा सा पार्ट मेरे पास ये है, ठीक है, वो छोटा सा पार्ट मेरे पास ये है। तो सबसे पहले थिंकिंग यहां तक रखो, ठीक है। अब अगर मटेरियल मेरा होमोजेनियस होगा तो मैं एक छोटा सा इलास्टिक कांस्टेंट लेके चला, कौन सा, मान लीजिए यंग्स मॉडुलस। आपको मैंने थोड़ा बहुत यंग्स मॉडुलस समझा रखा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में मेरी बॉन्डिंग जो उसको रजिस्ट करने का काम कर रही है वही मेरा यंग्स मॉडुलस होता है। सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन मैंने समझाया था, ई के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, ठीक है। तो उसी इलास्टिक कांस्टेंट को मैं लेके चल रहा हूँ, दैट इज द ई, ठीक है। उसी इलास्टिक कांस्टेंट को मैं लेके चला, दैट इज द ई, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझो अब जरा इस चीज को, अगर मेरा मटेरियल, जो ये मटेरियल है जिससे ये बॉडी बनी हुई है, वो मटेरियल मेरा होमोजीनियस होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो मटेरियल मेरा होमोजीनियस होगा, तो उस होमोजेनाइटी होने के लिए उसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे चेक करेंगे? अगर मटेरियल होमोजीनियस है तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा वेरियस पॉइंट्स। मान लीजिए एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये वो पार्ट है जो कि छोटा सा था, इस पार्ट में मुझे देखना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस है या नहीं है, तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए इमेजिनरी, ठीक है, अपनी तरफ से 3 पॉइंट ले लिए। उन 3 पॉइंट पर मैंने क्या देखा, मैंने इलास्टिक कांस्टेंट देखा। इलास्टिक कांस्टेंट मेरा इन 3 पॉइंट पर पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में, याद रखिएगा, एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन क्या है हमारी, एक है कांस्टेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने एक डायरेक्शन मान ली, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इस पॉइंट पर मेरा ई जो आ रहा है, इस पॉइंट पर मेरा ई जो आ रहा है वो क्या ई है, ठीक है, मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू ई है, ठीक है। तो अब मैंने अगर देखा कि ये अगर होमोजीनियस मटेरियल है तो यही वैल्यू जो ई आई है, ई की वैल्यू मान लीजिए हमने 200 गीगा पास्कल मान ली, ठीक है। तो ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल है, तो यहां इस पॉइंट पर भी सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल आनी चाहिए। इसका मतलब मैंने अगर उसे ई से रिप्रेजेंट कर रखा है तो ये भी मेरी क्या होनी चाहिए, ई। ऐसे ही अगर और थर्ड पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो थर्ड पॉइंट में भी सेम डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मेरा ई का जो काम करना चाहिए, ई की वैल्यू आनी चाहिए, वो अभी भी क्या होनी चाहिए, ई, ठीक है। अगर मटेरियल मेरा ऐसा है जिसमें जिसमें हमारे पास एक डायरेक्शन में कोई सा भी पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट हो एक डायरेक्शन में, मटेरियल की प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम हो, मटेरियल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम हो, उस मटेरियल को हम होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं, उस मटेरियल को हम होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। होमोजीनियस मटेरियल, when the material is
यहां से लिखेगा when the material exhibit, when the material, साथ ही लिखते रहिएगा, when the material exhibit same elastic property, exhibit same elastic property, same elastic property, मेरे साथ ही लिखते रहिएगा जिससे स्क्रीनशॉट लेके आपको आगे लिखने का टाइम बच जाए। इलास्टिक प्रॉपर्टी at any point in a given direction, at any point in a given direction. It means properties, it means elastic properties, it means elastic properties are independent of, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट या डायरेक्शन, बताइए, आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट या डायरेक्शन, ठीक है, बताइए जल्दी से मुझे आंसर, आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट या डायरेक्शन। देखते हैं ये जो समझाया मैंने उससे सेंस समझ में आया है नहीं। आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, क्योंकि किसी भी पॉइंट को लोगे एक फिक्स डायरेक्शन, जब आपने फिक्स डायरेक्शन कर ली आपने, इसका मतलब डायरेक्शन पर आप डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन पर डिपेंड कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। ये मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि अगर मेरे पास होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, बट होमोजेनियस एंड एनाइसोट्रोपिक है तो वो डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ई पॉइंट, किसी भी पॉइंट को लेता हूं तो एक फिक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम आती है, तो आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट, ठीक। तो ये हमारी होमोजेनियस की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है, होमोजेनियस समझ में आ गया। अब चलते हैं आइसोट्रोपिक की तरफ। आइसोट्रोपिक क्या है, आइसोट्रोपिक को भी समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अगर मैंने यही मटेरियल मतलब एक अलग से मेरे पास ये बीम 1 थी, 1 हो गई है इसके लिए, सॉरी 1 हो गई है इसके लिए, ठीक है। अगर ये बीम अब दूसरी में लेके चला, मान लीजिए कोई दूसरे मटेरियल की है, एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें से मैंने छोटा सा पार्ट निकाला, अब ये छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, ये छोटा सा पार्ट में ये दिखा रहा हूं ऐसे। अब मैं क्या कहता हूं कि इस मटेरियल में जब मैं छोटा पार्ट निकाल रहा हूं तो अब मैं यहां पर क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया एग्जाम्पल के तौर पर, ये पॉइंट लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। अभी 2-3 चीजें एक साथ आएंगी तब समझ में आएगा सब चीज, ठीक है। अभी फिलहाल एक चीज समझो, ये हो गए अलग अलग पॉइंट, तो एक डायरेक्शन ली बस मैंने, यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन ले सकता था बट अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एक डायरेक्शन की बात की। ऐसे ही यहाँ पर क्या करूंगा, एक पॉइंट लेके चलूंगा, जैसे वहां पर एक डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी थी, यहाँ मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया। अगर वो मेरा होमोजीनियस के साथ में आइसोट्रोपिक भी है, ये मटेरियल मेरा होमोजीनियस के साथ में आइसोट्रोपिक भी है, तो आइसोट्रोपिक सिर्फ चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है उसके सिर्फ चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक पॉइंट से ही काम चल जाता है। तो एक पॉइंट पर मुझे क्या देखना होगा, वेरियस डायरेक्शन। एक पॉइंट पर मैंने एक डायरेक्शन देखी एक्स, एक डायरेक्शन मान लीजिए मैंने देख ली वाई, और एक डायरेक्शन मान लीजिए मैंने देख ली ये वाली ऐसे, ये जेड नहीं है, ये उसी प्लेन में है, ठीक है, किसी एक अलग एंगल पर, ठीक है। मैंने क्या देखा, अगर मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो उसी पॉइंट पर वेरियस डायरेक्शन में, कंडीशन समझो, उसी पॉइंट पर वेरियस डायरेक्शन में वैल्यू जो होगी इलास्टिक कांस्टेंट की, मैं ई लेके चल रहा हूं, वो हमारी वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा। अगर मटेरियल मेरा इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, तो वो मटेरियल मेरा आइसोट्रोपिक कहलाता है, वो मटेरियल मेरा आइसोट्रोपिक कहलाता है, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक की डेफिनेशन लिखिए, ए मटेरियल इज सेड टू बी, a material is said to be, a material is said to be, a material is said to be isotropic, is said to be isotropic when it exhibit same elastic property, it exhibits same elastic property in any direction, in any direction, in any direction, in any direction at a given point, at a given point,
इट मीन्स, ये बताइए, इट मीन्स इलास्टिक properties are for in this case are independent of, किससे, ये किससे इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन से या पॉइंट से, आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन और पॉइंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि अगर मेरा वो आइसोट्रोपिक है तो मुझे मतलब है एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है, एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन से। अगर मैं इसे आइसोट्रोपिक बोलता हूं तो ये, अगर मैं इसे आइसोट्रोपिक बोलता हूं तो ये, अगर ये यहां पर है, ठीक है, मान लीजिए मैं इसे अगर होमोजेनियस नहीं बोल रहा, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए अगर मैं इसे होमोजेनियस नहीं बोल रहा, कि होमोजेनियस नहीं है ये, तब क्या हो जाएगा, ई यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये होमोजेनियस नहीं है तो ये दो कंडीशन बनेंगी, एक तो हो गया आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस, मैं इसे यही क्लियर कर लेता हूं, एक तो हो गया आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस, ठीक है, ये चलो फिर आगे ही कर लेते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास मैंने आगे इन चीजों को डिस्क्राइब कर रखा है, तो उसी के हिसाब से हम इस चीज को लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइसोट्रोपिक का सेंस समझ में आ गया। आइसोट्रोपिक क्या है, एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होगी तो मटेरियल मेरा आइसोट्रोपिक होगा। इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सोम में होती है वो ये होती है, इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सोम में होती है दैट इज द होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। हमारे जो सोम में अजम्पशन होते हैं, ठीक है, उन अजम्पशन में एक अजम्पशन और जोड़ने वाले हैं हम आज, दैट इज द होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो ए मटेरियल is said to be homogeneous and isotropic when it exhibit same elastic property when it exhibits same elastic property at any point and in any direction, at any point and in any direction. Okay, so it is elastic, it means elastic properties are independent of, बताइए किस किस चीज से वो इंडिपेंडेंट है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें किस किस चीज से इंडिपेंडेंट है, इसका फिगर हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं पहले इसे। वही मान लीजिए कोई एक मटेरियल था, उसमें से मैंने छोटा सा पार्ट निकाल लिया और उस छोटे से पार्ट में अब मैंने यहाँ 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, मैंने कहा होमोजेनियस चेक करना है, तो आप अगर होमोजेनियस इस मटेरियल को बोल रहे हो कि ये होमोजेनियस होगा, तो आपने अभी समझ लिया होमोजेनियस होने के लिए एक डायरेक्शन फिक्स कर ली और इस डायरेक्शन में मेरे पास हर एक पॉइंट में क्या आना चाहिए, होमोजेनाइटी, ठीक है, इसका मतलब ई ई ई तीनों में होना चाहिए, तो ये हमारे हो गए होमोजेनियस। बट क्योंकि ये आइसोट्रोपिक भी है, इस वजह से इसमें जो मैंने y डायरेक्शन में ले लिया इस तरह से, अगर मैंने इस पॉइंट की बात करी, अगर ये आइसोट्रोपिक है तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी सेम होगी प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में भी सेम होगी, तो ये तीनों डायरेक्शन में सेम होगी, तभी तो इसे हम आइसोट्रोपिक बोलेंगे। तो यही जो सेम केस है अब इस पॉइंट के लिए भी वैलिड है। कैसे कि इस पॉइंट पर जब ये ई वैल्यू है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में भी ई होगी और इस डायरेक्शन में भी ई होगी, और अगर यहाँ पर ई थी पहले से क्योंकि होमोजेनियस था इस वजह से यहाँ पर भी ई होगी और यहाँ पर भी ई होगी। तो यहाँ हर एक अलग अलग पॉइंट पर, अब मेरी वर्डिंग लास्ट में समझो, अलग अलग पॉइंट पर जो एक सेम डायरेक्शन में ई आ रहा है वो आ रहा है होमोजेनाइटी की वजह से, जबकि जो हमारे पास एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रही है वो आ रही है आइसोट्रोपिसिटी की वजह से, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड होमोजेनियस मटेरियल ही हमारे अज्यूम्ड मटेरियल होते हैं इन सोम, ठीक है। मतलब अब मैं आपसे पूछता हूं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट एंड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, पॉइंट एंड डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ही चीजों पर ये डिपेंड अब नहीं करेगा। आप कोई सा भी पॉइंट ले लो इसमें, कोई सा भी डायरेक्शन ले लो इसमें, हर एक डायरेक्शन एंड हर एक पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो अब आपको यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए इसमें ये नहीं देखना पड़ेगा ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में ई क्या है, सेम,
हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में ई क्या है, सेम है। आप चाहे इस पर लोड ऐसे लगाओ, चाहे आप इस पर लोड ऐसे लगाओ यहां से इसे फ्री करके, चाहे कहीं से भी लोड लगाओ इस पर, ठीक है, आपके पास ई जो है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा और हर एक पॉइंट पर सेम होगा। ठीक है, तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई है। यही हमारा सोम का एक न्यू अजम्पशन है। तो हमने शायद 3 अजम्पशंस की बात कर ली थी। सबसे पहला हमारा क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहला हमारा अजम्पशन क्या था, आज उस अजम्पशन में एक चीज और ऐड कर लो। ये जो अजम्पशन है सोम के, उसमें एक तो हो गया स्टैटिक, दूसरा क्या हो गया था, सेल्फ वेट नेग्लेक्ट। एक और बता दिया है मैंने, कौन सा बताया था, सेल्फ वेट नेग्लेक्ट। उसके बाद हाँ, एज्यूम्ड एज ए पॉइंट एनालिसिस ऑन ए पॉइंट, एंड पॉइंट शुड बी एट लीस्ट 2 लेयर्स, है ना, ये एज्यूम मैंने किया था इसमें, ठीक है, पॉइंट वाला हिसाब, ठीक। एंड फोर्थ वन इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो सोम यहां से धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं ये माइंड में आपके, जब सोम कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी चीजें और ऐड होते जाएंगे, अभी और चीजें ऐड होंगी इसमें, ठीक है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है जो आइसोट्रोपिक ना हो। एनाइसोट्रोपिक क्या है, जो आइसोट्रोपिक ना हो। तो हम एनाइसोट्रोपिक की डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इट इज मटेरियल इज डिफाइंड एज एनाइसोट्रोपिक, ऐसे लिखेगा, मटेरियल इज डिफाइंड एज एनाइसोट्रोपिक। Material is defined as anisotropic when its elastic properties shows direction dependence, ठीक है, सोर्स डायरेक्शन डिपेंडेंस, मतलब जो डायरेक्शन डिपेंडेंस प्रॉपर्टीज होती है मेरी, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी होती हैं, वो हमारे लिए कैसा मटेरियल होता है, एनाइसोट्रोपिक। उस मटेरियल को हम एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। जैसे कि अब उम्मीद है यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा आपको। ये चीज है, इसमें मैंने मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू मेरी यहाँ पर ई है, ठीक है, ये वैल्यू ई है, तो ऑब्वियस है ये ई होगी, ये ई होगी। अगर ये, ध्यान से समझिएगा, अगर ये होमोजीनियस है, अगर ये होमोजीनियस है, बट अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो, अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो, ठीक है, तो उसको भी मैं साथ में लेके चलता हूं। ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस दो फिगर बना लेते हैं पहले। ये ई मान लो, ये E2 मान लो, एंड ये E3 मान लो, ठीक है, ये हो गए दो फिगर। अब इसमें एनाइसोट्रोपिक में देखता हूं तो होमोजीनियस एंड एनाइसोट्रोपिक मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ पर जो फिगर आएगा वो कैसा आएगा, ये एनाइसोट्रोपिक है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर ई डैश, ये हो गया ई डबल डैश, ये हो गया फिर से ई डैश, ये हो गया ई डबल डैश, क्योंकि आपका ये होमोजीनियस भी है। तो होमोजीनियस भी है तो आप क्या करोगे, होमोजीनियस भी है तो आप क्या करोगे कि एक डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी ई डैश है तो वो अभी भी ई डैश रहेगी, दूसरे पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी ई डैश और यहाँ पर भी ई डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर वो नॉन होमोजीनियस है एंड एनाइसोट्रोपिक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 है तो यहाँ पर ये हो गया E1 डैश और ये हो गया E1 डबल डैश, ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये E1 डैश होगा या कुछ और होगा, ये जो मैंने अब एरो दिखाया है इस पॉइंट पर जो एरो दिखाया है वो E1 डैश होगा या कुछ और होगा, वो E1 डैश होगा या कुछ और होगा, वो चेंज होगा या E1 डैश ही होगा, कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इनके नाम और थोड़े से अलग ले लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो अब हमारा सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेंगी। तो E1 E2 E3 ये हो गए थे तो E4 इसे बोल दो, E5 इसे बोल दो, E6 इसे बोल दिया, E7 इसे बोल दिया, E8 ये हो गया, E9 ये हो गया। तो ये जनरली जो हमारे मटेरियल होते हैं ये बिल्कुल डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सॉरी डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं ये मटेरियल, और हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में सारी चीजें चेंज हो रखी होती हैं, हमें नहीं पता कि क्या क्या चीजें चेंज हो रखी होती हैं। तो यहां से हम इस चीज को समझते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे मटेरियल है वो अगर हम ऐसे लेके चलेंगे तो आपकी सोम क्या, आपकी हमेशा एनालिसिस क्या होती है, पहले वो आपको ये चीजें बताते कि ई इस डायरेक्शन में इतना है,
ई इस डायरेक्शन में इतना है, ई इस डायरेक्शन में इतना है, ठीक है। जबकि हमारे पास होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होता है तो हमें ये नहीं बताना होता कि ई इस डायरेक्शन में कितना है। जैसे 206 गीगापास्कल आपको ई की वैल्यू मिलती है यंग्स मॉडुलस की, तो वो कहां पर मिलती है, वो हमारे लिए पूरी तरह से कॉन्टिन्यूम सेंस में होती है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ई की वैल्यू है, जी की वैल्यू, के की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दैट इज द एनाइसोट्रोपिक। नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोट्रोपिक। ये ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक उम्मीद है क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक क्या है? ऑर्थोट्रोपिक को जरा ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक, मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक व्हेन इट exhibit different, ध्यान से समझिएगा, different elastic property in orthogonal का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एट ए पॉइंट। ऑर्थोगोनल जो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल इट इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक व्हेन इट एग्जिबिट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये जो ऑर्थोट्रोपिक होता है, पहली बात एक चीज हमेशा क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं, अपने माइंड में ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ऑर्थोट्रोपिक इज ए फैमिली, कौन सी है? फैमिली है एनाइसोट्रोपिक। उस एनाइसोट्रोपिक का पार्ट है हमारा ऑर्थोट्रोपिक, क्योंकि ऑर्थोट्रोपिक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उस मटेरियल को हम जानने के लिए, क्वेश्चन इससे आ जाता है। इसलिए एनाइसोट्रोपिक का एक पार्ट होता है ऑर्थोट्रोपिक, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी तो इस डायरेक्शन में भी थी, इसमें भी तो डिफरेंट प्रॉपर्टी थी ना। तो जब एनाइसोट्रोपिक है, डिफरेंट है, तो अगर हम 90 डिग्री वाले सेंस को भी लेंगे तब भी क्या होगी? वो डिफरेंट ही होगी। तो एनाइसोट्रोपिक का एक पार्ट होता है ऑर्थोट्रोपिक। हमारे सिलेबस में ऑर्थोट्रोपिक कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने ऑर्थोट्रोपिक को रखा। ठीक, तो ऑर्थोट्रोपिक क्या है? मटेरियल सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक व्हेन इट एग्जिबिट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल इज वुड। ऑर्थोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, वुड क्या है? वुड एनाइसोट्रोपिक भी होगा या नहीं? आंसर दीजिए मुझे, जब मैंने आपको समझा दिया कि फैमिली क्या है और उसके चाइल्ड क्या है, ठीक है। तो वुड जो है वो एनाइसोट्रोपिक होगा या नहीं? आंसर दो, वुड एनाइसोट्रोपिक होगा या नहीं? यस और नो? यस, ठीक है। वुड ऑर्थोट्रोपिक होगा या नहीं? अभी मैं आपको समझा देता हूं कि ऑर्थोट्रोपिक कैसे है। एनाइसोट्रोपिक होगा, अभी सेंस में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑर्थोट्रोपिक है तो एनाइसोट्रोपिक तो होना निश्चित है। बट ये ऑर्थोट्रोपिक क्यों है, इसको जरा समझिएगा। आपने वुड को ऐसे कटा हुआ कभी तो देखा होगा, ठीक है। मतलब एक पेड़ है, काफी बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। उसको मैंने मान लीजिए बीच में से काट दिया इस तरह से, तो इसकी जड़ यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये इसका स्टेम हो गया, तना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सुनिएगा कि ये जो चीजें हैं, ये लेयर्स आपने कभी ना कभी तो देखी होंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। ये क्या बताती हैं? ये क्या बताती हैं जो ये लेयर्स बनी हुई है? ये क्या बताती हैं इस पेड़ का, इस पेड़ के बारे में क्या बताती हैं? ये इसका टॉप व्यू होगा। इस पेड़ के बारे में क्या बताती हैं जो ये लेयर्स हैं? ठीक है, एज, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, सभी की रिप्लाई बहुत बढ़िया। एज, ठीक है, मतलब आपकी जीके बहुत बढ़िया, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है आपका, ठीक। चलो, तो यहाँ पर ये जो इस तरह का दिख रहा है, हमारे सोम के अकॉर्डिंग क्या है? सोम के अकॉर्डिंग है, मैंने इसमें से एक पॉइंट ले लिया, ये टॉप व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। मैंने इसमें से एक पॉइंट यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया ऐसे, मैंने ये पॉइंट इस पर यहाँ सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब इस पॉइंट के हिसाब से देखिएगा क्या हो रहा है। इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं एक डायरेक्शन लेके चला, ये वाली डायरेक्शन, समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन हो गई ये रेडियल, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट एक प्रॉपर्टी आ गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक डायरेक्शन हो गई ये वाली, जिस पॉइंट पर हम एक डायरेक्शन लेके चले। ये दूसरी डायरेक्शन क्या है? दूसरी डायरेक्शन है यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल। दूसरी डायरेक्शन क्या है? सर्कमफेरेंशियल। सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? टेंजेंट से। उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट डाल दिया, तो ये मेरी सर्कमफेरेंस वाली डायरेक्शन है, ऐसी वाली सर्कमफेरेंशियल। एक हो गई रेडियल, एक हो गई सर्कमफेरेंशियल, इसे सी बोल दिया, ठीक है। थर्ड कौन सी होगी? थर्ड कौन सी होगी? कोई आंसर देगा? थर्ड कौन सी होगी? थर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी?
इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन याद रखनी है, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं। एक डायरेक्शन ये है, उसके परपेंडिकुलर सर्कमफेरेंशियल है। एक डायरेक्शन होगी वर्टिकली, यानी कि जो हमारे पास ये दिख रही है आउटवर्ड जैसे आपके पास आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरी गुड पार्थ द्विवेदी, यही मैं नाम चाह रहा था आपसे। इसका और एक्चुअल नाम हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, या इसे एक्सियल हम तब बोलते हैं जब सेंटर से होके जाए तो हमारे पास क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये जो आपने यहाँ पर बोला है आउटवर्ड या परपेंडिकुलर, वही यहाँ पर दिख सकती है। यहाँ पर कैसे दिखेगी वो, इस डायरेक्शन में जाती हुई, तो इस डायरेक्शन को मैंने लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेंथ वाइज, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्शन हो गई मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब वुड को अगर आप सर्कमफेरेंशियली काटोगे तो अलग फोर्स लगाओगे, ठीक है, सोचो जरा, वुड को अगर आप सर्कमफेरेंशियली काटोगे तो अलग फोर्स लगेगा, वुड को आप रेडियली काटोगे तो अलग फोर्स लगेगा, वुड को आप लॉन्गिट्यूडनली काटोगे तो अलग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। उम्मीद है समझ में आ गई। यहाँ पर एक है रेडियल, एक है सर्कमफेरेंशियल और एक है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पर। इसका मतलब ई जो है वो हर एक डायरेक्शन में वुड का अलग अलग है, जबकि आयरन को आप कहीं से भी काटो, आयरन को आप किसी तरीके से भी काटो, आयरन जैसे हमने मान के चलते हैं सोम के हिसाब से, आयरन या स्टील क्या है हमारे, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। बात क्लियर है? यहां तक इस कॉन्सेप्ट बताइए मुझे कि मटेरियल बिहेवियर समझ में आ गए या नहीं। ऑर्थोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस, एनाइसोट्रोपिक, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक समझ में आ गए या नहीं, यस और नो? सभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है, सभी अच्छे समझ में आ गया? सभी को बताइए, सभी को बताइए, क्योंकि एज आंसर तो तुरंत सभी ने दिया था, बट ये तो बताओ कि क्लियर हुआ भी या नहीं, एज समझ में आई या नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक। तो अब आगे चलें, बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। हमें फोकस क्या करना होता है, जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं हमें वो फोकस करना होता है। मैंने आपसे अभी ये बात कही थी कि हमारे जो सोम है, सोम के हिसाब से हम कौन से वाले मटेरियल्स लेके चल रहे हैं, सोम के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। जबकि क्या वर्ड में सिर्फ और सिर्फ यही मटेरियल है? नहीं, वर्ड में क्या है, एनाइसोट्रोपिक भी है, ठीक है, अनहोमोजीनियस मतलब नॉन होमोजीनियस एनाइसोट्रोपिक भी है ना, और एनाइसोट्रोपिक का एक पार्ट ऑर्थोट्रोपिक भी है। तो मटेरियल और भी बहुत सारे हैं, ईजी के म्यू के अलग अलग टाइप भी आ सकते हैं, ठीक है, बट हमारे लिए जो मेन है वो है हमारी स्टडी करना होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो इस स्लाइड के बाद हम होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल को ही हम हमेशा पढ़ेंगे, एनाइसोट्रोपिक की बात हम कभी नहीं करेंगे। बस इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं क्या कि मटेरियल्स हमारे हो गए आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस, बाकी ये सारे जो मटेरियल हैं वो हम होमोजेनियस मान के चलते हैं, होमोजेनियस एंड ऑर्थोट्रोपिक, होमोजेनियस एंड एनाइसोट्रोपिक, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यहां समझिएगा। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट का अपना जो मीनिंग होता है वो उस सेंस के लिए लिया जाता है, उस सेंस के लिए। यहाँ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इजीनेस को शो करता है। अगर ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, समझिएगा, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब यहां से आप पढ़ते थे ना, y = mx, मतलब आप x अपनी तरफ से कुछ भी रखते थे, आप x अपनी तरफ से कुछ भी रखते थे, तो वो जो कुछ भी रख रहे हो, वो आपने कहीं ना कहीं से कैलकुलेट किया है, मान लो। तो आप जब जैसे 1 2 3 ये वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते थे, तो 1 2 3 ऐसे ही नहीं रखनी है। अगर वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो रही है तो उसे हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, अगर वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो रही है, ठीक है, ये टफ है उसे कैलकुलेट करना डायरेक्टली, तो उसे हम डिपेंडेंट बोल रहे हैं यहाँ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब है डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यूज, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब है जो कि या तो इनसे हम निकाल सके या फिर उन्हें डायरेक्टली कैलकुलेट करना टफ हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टली कैलकुलेटेड और डिपेंडेंट जो कि टफ टू कैलकुलेट, आप इस सेंस में लेके चल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, टफ टू कैलकुलेट डायरेक्टली। तो अब एक बात बताइएगा मुझे, मान लीजिए आपके पास एक ये स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को आप टेंशन टेस्ट लेके जा रहे हो, इस स्पेसिमेन पर आप टेंशन टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, मैंने अपने ये चीज पढ़ी हुई है अभी, सिग्मा = E एप्सिलॉन, है ना, या फिर टाउ = G∅, ठीक है, या फिर सिग्मा H = K × एप्सिलॉन
वी, ठीक है। अभी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी सिग्मा इक्वल टू जो ई एप्सिलॉन है, उसमें हम ई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा को हमने पढ़ लिया है क्या, पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। एप्सिलॉन को पढ़ लिया है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा। क्या इसका एरिया आपको नहीं पता, बिल्कुल पता है। क्या आपको इस पर फोर्स लगाया हुआ आप डायल गेज से नहीं पता कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं कि पी आप कितना फोर्स लगा रहे हो। पी और ए आपके पास पता है आपको। एल क्या आपको पता नहीं है, मेजरेबल नहीं है, बिल्कुल है। डेल्टा क्या आप मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल मेजर कर सकते हो, कितना स्ट्रेन जा रहा है, ठीक है, डेल्टा मेजर कर सकते हो। तो आपने टेंशन टेस्ट से, क्या आप टेंशन टेस्ट से ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ई आपने डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एपरेटस, सिंपल एपरेटस, आप ई डायरेक्टली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल एपरेटस। ये हर एक वर्डिंग में बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, समझो। विद द हेल्प ऑफ सिंपल एपरेटस टेंशन टेस्ट आप ई आराम से निकाल सकते हो। साथ में और क्या निकाल सकते हो, क्या टेंशन टेस्ट से आप जी निकाल सकते हो, क्या इस सिंपल टेंशन टेस्ट से आप जी निकाल सकते हो। जी इज द शियर मॉडुलस, ठीक है, जहां पर शियर फोर्स लगना चाहिए, जबकि ये तो टेंशन फोर्स है। इसका मतलब आप वो नहीं निकाल सकते, ऐसे ही आप के भी नहीं निकाल सकते। इन दोनों की जब डेफिनेशन समझा दूंगा तब आपको ये आंसर मिल जाएगा कि आप डायरेक्टली टेंशन टेस्ट से दोनों नहीं निकाल सकते, बट ये निकाल सकते हो। और साथ ही क्या निकाल सकते हो टेंशन टेस्ट से, म्यू। कैसे, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा भी आपको। म्यू का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिएगा, लेटरल स्ट्रेन मैंने आपको समझा रखा है। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। मान लीजिए सर्कुलर है, तो चेंज इन डायमीटर आपके एपरेटस से सीधा नहीं निकाल सकते हो। चेंज इन डायमीटर क्या आप एपरेटस से सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी और अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल, ये क्या है, ये एपरेटस से कैलकुलेट होने वाली वैल्यूज है ना। तो ये म्यू डायरेक्टली निकल जाता है। तो टेंशन टेस्ट से आप दो चीजें इजीली निकाल सकते हो, दैट इज द ई एंड म्यू। इसीलिए ई एंड म्यू को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर द आइसोटोपिक मटेरियल। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द आइसोटोपिक मटेरियल, क्योंकि टेंशन टेस्ट से आप इजीली इन्हें कैलकुलेट कर लेते हो। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है फॉर द आइसोटोपिक मटेरियल, आंसर दीजिए। कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है फॉर द आइसोटोपिक मटेरियल। 2 समझ में आ गया। 2 कौन कौन से, कौन कौन से 2 कौन कौन से, ई जी या जी के या फिर ई म्यू या फिर के म्यू, ई म्यू, वेरी गुड, ठीक है। ये 2 हो गए, यही हमारा सिलेबस है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। हमें ऑर्थोट्रोपिक के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कितने होते हैं वो नहीं देखने, मतलब कितने कौन कौन से होते हैं वो नहीं देखने, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, इसे हम पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसे ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। हमें क्या करना है, ऑर्थोट्रोपिक के लिए वैल्यू याद रखनी है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ना कि डिपेंडेंट। आपसे कभी डिपेंडेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे यहाँ पर एनाइसोटोपिक के डिपेंडेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे सिर्फ इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन आएंगे। सीधे डिजिट याद रख लेना, इसकी 9 होती है और एनाइसोटोपिक की 21 होती है। मैंने क्या कहा आपसे कि ये 2 चीजें रटनी है, ठीक है, ये 2 चीजें रटनी है। कभी भी मैंने आपसे रटने के लिए कभी नहीं बोला, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है इसकी स्टडी, जो कि जरूरत नहीं है आपको। 1-2 बार क्वेश्चन इस पर डायरेक्टली पूछा गया है, उतना ही बता रहा हूं बस, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऋषभ सैनी, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि हम अभी फिलहाल टेंशन टेस्ट को ही समझे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आप शियर टेस्ट आपसे बोलूंगा, ठीक है, शियर टेस्ट बोलूंगा, उसके बाद में हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट बोलूंगा अभी आगे जी और के लिए, तब आप खुद समझ जाओगे कि यार शियर टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इससे काफी ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली वैल्यू आप वहां से निकाल भी नहीं सकते हो जो आप जी की निकालना चाह रहे हो, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ से ये वाला सेंस लिया था कि ये डायरेक्टली एपरेटस से आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। ये आपके पास एपरेटस हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन चेक करने का होता है आपके पास, फोर्स आप बता सकते हो कितना लगा रहे हो, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन बता सकते हो गेज से कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज, चलो नेक्स्ट आगे चलें। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया। ये जो स्लाइड थी अभी लास्ट में, ये स्लाइड आपकी क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से थी, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सेंस में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। देयर आर 4 इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। कौन कौन से हैं वो, ई जी के म्यू, ठीक है। अब 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशंस को लिखते हैं और सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी डेफिनेशन लिखेगा। it is defined as the ratio of normal और longitudinal, normal को मैं यहां पर लिख दूंगा
longitudinal stress to the longitudinal strain, longitudinal stress to the longitudinal strain। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के अंदर, नेक्स्ट इसी के अंदर देखिएगा, इसी के अंदर लिखिएगा इट इज एक्टिंग इन दी, इट इज एक्टिंग इन दी longitudinal direction, longitudinal direction or in the direction of normal force। ठीक है, और in the direction of normal force, it is acting in the longitudinal direction or in the direction of the normal force। ठीक है, तो ये हो गया, ये है हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसको जरा अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जरा मेरे एग्जाम्पल्स, पहले ही बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल है, इन्हें रियल मत समझ लेना। आपकी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग को मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पता लगा मटेरियल के अंदर ही स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग नहीं होता, बस मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलूंगा। क्या आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने यहाँ पी फोर्स लगा रखे हैं दोनों साइड में। ठीक है, मटेरियल के मॉलिक्यूल कौन कौन से, ये रहे ऐसे ऐसे। मैं यहाँ पर एक लेयर ये लेके चला, एक लेयर इसके ऊपर मैं ये लेके चला, चलो ले लेते हैं अभी। ठीक है, ये हो गई, और एक लेयर में इसके नीचे ये लेके चला। ठीक है, ये हो गई। अब जरा एक बात देखिएगा, जब मैं पी फोर्स लगा रहा हूं, टेंशन वाला फोर्स है, उसकी वजह से मान लीजिए एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया डिक्रीज किसकी वजह से होगा, एरिया डिक्रीज ड्यू टू ये एक्सेल फोर्स होगा, एक्सेल फोर्स होगा, और साथ ही क्या है, मोलिकुलर अरेंजमेंट उसका एरिया डिक्रीज करेंगे। जबकि इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, पी की वजह से। तो जो इलोंगेशन है इसकी वजह से ये मटेरियल जो है, अब मैं इलोंगेटेड फोर्स तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे इलोंगेटेड फिगर, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जब ये इलोंगेशन होगा तो इलोंगेशन कौन सी वाली बॉन्डिंग से होगा, इलोंगेशन में जो बॉन्डिंग काम कर रही होगी, जो उसे रोकना चाहेगी, वो कौन सी बॉन्डिंग है। इस फिगर में मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया, कौन सी बॉन्डिंग है वो ये पिंक कलर में जो दिख रही है वही तो बॉन्डिंग होगी ना, जो कि इसको रोकेगी, या फिर ये वाली होगी बॉन्डिंग, या फिर ये बॉन्डिंग होगी जो कि अपने आप को फिर से रीगेन करना चाहेगी। बताइए कौन सी बॉन्डिंग होगी जो रीगेन करना चाहेगी, ब्लू या पिंक। ठीक है, ब्लू या पिंक जो कि रीगेन करना चाहेगी, कौन सी वाली, पिंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम टेंशन टेस्ट में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं एक्सियली। ये वाली पॉइंट अपने आप को रीगेन क्यों नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शियर फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर शियर का सेंस नहीं है, यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्सेस हैं। और जो ये नई पोजीशन पर जाएगा वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, पॉइजन्स रेशियो वाली, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो न्यू अपनी पोजीशन पर गया है, वहां पर वो स्टेबल समझ रहा है। जबकि ये स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे फोर्स हटेगा ये अपनी पोजीशन को वापस रिगेन करना चाहेगा। तो ये जो स्ट्रेस इसमें लग रही है, जो इसमें फोर्सेस लग रही है, वो किसकी वजह से, इस बॉन्डिंग की वजह से। और यही बॉन्डिंग यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बॉन्डिंग क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जैसे फोर्स हटेगा मैं अपने आप को रिगेन करना चाहूंगा। ठीक है, जबकि ये जो न्यू पोजीशन आ चुकी थी ये रिगेन करना नहीं चाह रही थी अपने आप को। जो वाई डायरेक्शन में न्यू पोजीशन आई थी एरिया डिक्रीज होने पर, वो अपने आप को रिगेन नहीं करना चाह रही थी। क्यों, क्योंकि वो भी न्यू स्टेबल कंडीशन में थी। वर्डिंग समझो, क्योंकि वो भी न्यू स्टेबल कंडीशन में थी, तो वो अपने आप को रिगेन नहीं करना चाह रही थी। रिगेन कौन सी चीज करना चाहेगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बॉन्डिंग जो कि पी डायरेक्शन में लग रही है, वो रिगेन करना चाहेगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारी इलास्टिसिटी एज ए बॉन्डिंग, इलास्टिसिटी एज ए बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग हमारी ब्रेक नहीं है, बॉन्डिंग अभी इलास्टिक मटेरियल के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के जोन के अंदर है, इसका मतलब वो अपने आप को भी रिगेन करेगी। ठीक है, तो कौन सी वाली बॉन्डिंग, जो ये वाली है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना स्प्रिंग सेंस में समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स को। तो इसको, इस चीज को देखिएगा कि कौन से स्प्रिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे देखिएगा इस चीज को, यहाँ पर कौन से स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप खुद ही आंसर बता दोगे इसका। अगर मैं पी फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो कौन से वाले स्प्रिंग आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब जैसे मैं लूज स्प्रिंग, टाइट स्प्रिंग की बात करता हूं, तो कौन से यहाँ पर लूज होनी चाहिए, किसकी स्टिफनेस ज्यादा होनी चाहिए,
के किसका ज्यादा होना चाहिए, स्टिफनेस वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाले का या येलो वाले का, अगर फोर्स ऐसे लग रही है ग्रीन वाले का, उम्मीद समझ में आ रहा है, इसका मतलब अगर ग्रीन वाला ज्यादा है तो इसका जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या है इसकी ज्यादा है, और इसी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ई, इसी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, ई। तो जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा उसका ई ज्यादा होगा, यानी कि अगर किसी मटेरियल का ई ज्यादा, समझो जरा, ये बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, ये उस मटेरियल की स्ट्रेंथ नहीं है, गलती मत करना, ई जिसका ज्यादा, ई जिसका ज्यादा उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम या ज्यादा, जिसमें ई ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, ई जिसमें ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन कम होगा या ज्यादा, ई जिसमें ज्यादा है उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा या ज्यादा। कहां से प्रूफ करोगे, कहां से प्रूफ करोगे, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से, ठीक है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से, ठीक है, कैसे कि जिसमें ई ज्यादा, जिसमें ई ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम, लो, ठीक है, जिसमें डिफॉर्मेशन कम होगा एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए, एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए, मान लीजिए दो बॉडी आपने ऐसे ले ली, सिमिलर साइज की बॉडी है, सिमिलर साइज की बॉडी है, बट दोनों में मटेरियल अलग अलग है, तो इसका E1 मान लो, इसका E2 मान लो, दोनों पर सेम फोर्स लगाओगे, कंपैरिजन करते हुए आप पहले एक चीज फिक्स कर लेते हो, फोर्स सेम लगाओगे, अगर फोर्स सेम लगा रहे हो तो किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन, बताइए, अगर मेरा E1 बड़ा है E2 से तो किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन, ये फिगर भी बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगा ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें किसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए, बताइए किसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए, E1 वाले में या E2 वाले में, E2 वाले में, बहुत बढ़िया, E2 वाले में डिफॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा, तो ये यहां तक पहुंचा दो, और E1 वाले का डिफॉर्मेशन कम, तो ये यहां तक रखो, ठीक है, और अगर जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन कम होगा वो सेफ होगी या अनसेफ होगी, ई ज्यादा तो डिफॉर्मेशन कम, डिफॉर्मेशन कम, ठीक है, इसमें मैंने स्ट्रेस क्या ले ली है, कांस्टेंट, ऐसे केस में मैंने क्या ले ली है, स्ट्रेस कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट मान ली, है ना, इसमें भी सिग्मा क्या हो गई, कांस्टेंट, क्यों, सिग्मा क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स सेम था, एरिया सेम था, फोर्स सेम था, एरिया सेम था, इस वजह से क्या होगा, सिग्मा कांस्टेंट। तो ये एनालिसिस मेरी किसके बेसिस पर हो रही है, स्टिफनेस यानी कि डिफॉर्मेशन सेंस पर, स्ट्रेंथ सेंस पर नहीं, सिग्मा के सेंस पर नहीं, किसके सेंस पर कर रहा हूं, डिफॉर्मेशन के सेंस पर। दो क्राइटेरिया बताए थे स्टार्टिंग में, इसलिए हर चैप्टर का हर दिन इंपॉर्टेंट है। दो क्राइटेरिया बताए थे सबसे पहली क्लास में या सेकंड क्लास में, कि दो क्राइटेरिया, एक होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एक होता है स्टिफनेस या डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो यहां बताइए इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया लूंगा या स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लूंगा, इस फिगर में बताइए मुझे, इन दोनों फिगर में मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ले सकता हूं क्या, छोटी छोटी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए भी चलो, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ले सकता हूं क्या, यहाँ पर प्रैक्टिकली भी समझाता रहूंगा मैं आपको टाइम टू टाइम, इसमें मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ले सकता हूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, इसमें मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ले सकता हूं क्या, मुझे इसको पहले बताओ, डिफॉर्मेशन ठीक है, नो, क्यों क्यों इसमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया नहीं लिया जा सकता, क्यों इसमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया नहीं लिया जा सकता, आंसर दो, क्यों इसमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया नहीं लिया जा सकता, ये आंसर दो मुझे इन दोनों फिगर्स में, क्योंकि, बताइए जल्दी से बताइए, क्योंकि, आंसर दो जल्दी से, क्योंकि स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेस सेम है मतलब उसके जो पर्टिकुलर बॉडी में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी सेम प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो हमारी जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस है वो दोनों में ही सेम आ रही हैं। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इस सेंस में आप लेने के लिए आप स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो यूजफुल सेंस है वो हमारा डिफॉर्मेशन का है, कौन सी चीज में कम डिफॉर्मेशन आ रहा है, जबकि फोर्सेस हम यहाँ पर सेम लगा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कहूँ कि फोर्सेस ज्यादा लगाओ, तो जिस मटेरियल का ई चेंज है, जिस मटेरियल का ई चेंज है उसका यील्डिंग स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, उसका यील्डिंग स्ट्रेंथ भी चेंज होगा जनरली, है ना, ये फिगर है, एक का यील्डिंग ऐसे आ रहा है, एक का यील्डिंग ऐसे आ रहा है, अगर किसी का ई चेंज है तो उसका यील्डिंग स्ट्रेंथ भी चेंज होता है, वहां फिर उस सेंस में हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है, अभी के जो सेंस में लेके चल रहा हूं, जितनी आपकी मैंने नॉलेज अभी आपको बताई है उसके हिसाब से क्या होगा, मेरा डिफॉर्मेशन सेंस आएगा, डिफॉर्मेशन डिक्रीज सो सेफ्टी इंक्रीज, सो सेफ्टी इंक्रीज मतलब वो हमारा सेफ है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन चीजों को मैं यहाँ पर एक साथ और दिखा रहा हूँ, कहाँ पर, ये चीज यहाँ पर इनके फिगर्स और लेके चल रहा हूं मैं, क्या ये फिगर लिया मैंने सिग्मा एंड एप्सिलॉन का, दिस इज द सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज द एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो ये वाला जो फिगर आता है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वही यंग्स मॉडुलस ही हमारा इलास्टिक है ना, इलास्टिक हमारे सारे मॉडुलस होंगे, ठीक है। बस मेन चीज क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सिग्मा और एप्सिलॉन में काम करेगा और वो ऐसे जाएगा। लीनियर हम मान के चलेंगे उसे, क्योंकि सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहां से जो हमारा ई है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ये ई मेरा क्या है, y इक्वल टू mx वाला सेंस, यही जो ई है वो मेरा m है, मतलब tan थीटा है, मतलब ग्रेडियंट है। तो ई मेरा क्या है, ई मेरा tan थीटा है, यानी कि m है, यानी कि ग्रेडियंट है, ठीक है, ठीक है, यानी कि स्लोप है, इसे हम सीधा स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप है, ठीक है। ई के ये नाम भी हो सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, और लीनियर जा रहा है, ठीक है। हमें आगे की स्टडी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी सोम की स्टडी यहीं तक है, हमारी सोम की स्टडी कहां तक है, यहीं तक, ई तक, इलास्टिक पॉइंट तक, दिस इज द इलास्टिक पॉइंट। मैंने इलास्टिक पॉइंट तक क्यों माना है, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट, एक्चुअल में कहां तक है ये प्रोपोर्शनल लिमिट, एक्चुअल में कहां तक है, चलो अभी फिलहाल के हिसाब से लिख लेते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, नहीं तो फिर आप कहोगे कि गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट भी लिख देता हूँ, बट आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट हमारी काफी दूर नहीं है, और जब हम प्रॉपर्टी का सेंस ले रहे होते हैं तो इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी का सेंस। जब हम हुक्स लॉ की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब उसके आंसर हम प्रोपोर्शनल लिमिट देंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं, दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं शियर मॉडुलस। ये शियर मॉडुलस क्या है, अब बात कर लेते हैं शियर मॉडुलस। ये शियर मॉडुलस क्या है, ठीक, एक सेकंड, इसे क्या हुआ, वाह, रुको एक सेकंड, दैट इज द शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे हम बोलते हैं जी। ये क्या है फिर, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द, इसकी डेफिनेशन लिख लो साथ ही, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज एक्टिंग in the perpendicular direction to the transverse force, it is acting in perpendicular direction to the transverse force, this is the also a bonding strength। ये सारी की सारी क्या है, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है। मैं हर एक पॉइंट लिख रहा हूं, प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन रखना, ये हमारी क्या है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ट्रांसवर्स फोर्स। इस फिगर को आप समझ लेते हैं, देखो यहाँ पर जैसे कि हमने उस फिगर में समझा है, ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें लेके चल रहे हैं, ऐसे, ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही समझा दिया था, कल हमने बात कर ली थी, एक ट्रांसवर्स फोर्स ये है तो यहाँ से ये फिक्स है, इसे हम ट्रांसवर्स फोर्स कहेंगे। तो मैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कुछ लेके चला है ना, बिल्कुल उसके सामने नहीं ले रहा, ये इंटरनल दिखाने, एक लेयर ये हो गई, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, एक लेयर ये ले ली, ठीक है, एक लेयर चाहे तो और ले लो, ये ले लो, तो ये 3 लेयर मैंने ऐसे मान ली, ठीक है। अब क्या करो, इनकी बॉन्डिंग दिखा दो, बॉन्डिंग दिखा दो। एक तो बॉन्डिंग हो गई ये ग्रीन कलर में ऐसे, एक बॉन्डिंग हो गई ये ग्रीन कलर में, और एक बॉन्डिंग हो गई ये पिंक कलर में ऐसे, ठीक है, ये हो गई। अब मुझे इसका आंसर दीजिएगा, जो ये एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस एफ फोर्स की वजह से कौन सी बॉन्डिंग इसके इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकेगी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा ही ये नहीं होता लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मैंने इलास्टिसिटी समझाया हुआ है आपको, कि जो हमारी बॉडी को रिगेन करने का सेंस रखे, दैट इज द सिंपल इलास्टिसिटी, है ना। तो यहाँ पर भी इलास्टिसिटी है, यहाँ पर भी इलास्टिसिटी है, बट वो यंग्स मॉडुलस नहीं है, वो हमारा कौन सा है, शियर मॉडुलस आएगा। वो शियर मॉडुलस कौन से वाले बॉन्डिंग की जगह काम करेगा, कौन सी वाली बॉन्डिंग होगी, वो पिंक वाली या ग्रीन वाली, आंसर दो, ग्रीन वाली, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, सेंस आ रहा है, डेफिनेशन से तो नहीं जा रहे हो ना, ठीक है, सेंस से गए ना। क्यों, क्योंकि आपसे अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं इस सेंस में, देखो ये स्प्रिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो आपके पास ये 2 चीजें हैं ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये ग्रीन वाला है, ये वाला स्प्रिंग, ठीक है, और ये है यहाँ पर
ये है यहाँ पर ये वाला स्प्रिंग, ठीक है। फोर्स अगर मैं इस पर ऐसे लगाता हूँ, फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रही है, इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, इधर की साइड में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स कहाँ है, इधर है, ठीक है। एक फोर्स ये है तो एक फोर्स नीचे की साइड है। अब एक बात बताइएगा, कौन से वाले लूज स्प्रिंग होने चाहिए, कौन से वाले टाइट स्प्रिंग होने चाहिए कि डिफॉर्मेशन ज्यादा ना हो। डिफॉर्मेशन ज्यादा ना हो, हमारी तो ये कंडीशन है ना कि इलास्टिक जोन से बाहर ना चला जाए। तो जिस मटेरियल का डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा उसके लिए टाइट स्प्रिंग कौन से होने चाहिए, टाइट स्प्रिंग होने चाहिए पिंक कलर वाले, ठीक है। ग्रीन कलर वाले अगर लूज भी होंगे तब भी चल जाएगा काम, ग्रीन कलर वाले अगर लूज भी होंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे इसका डिफॉर्मेशन इस सेंस में जाने से रोकना है, क्योंकि ये चीज ऐसे जा रही होगी, क्योंकि नीचे से आपने फिक्स कर रखा है इसे, तो ये चीज ऐसे जा रही होगी, तो डिफॉर्मेशन हमारा किसमें ज्यादा होगा, अगर ये लूज होंगे तो ये वाली चीज क्या होगी, ये बहुत ज्यादा जल्दी से ये ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज अगर ये लूज है तो। बट अगर ये टाइट है तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने आप को यहीं पर रखने की कोशिश करेगी, ये ज्यादा आगे जाने ही नहीं देगी, ठीक है। तो इस सेंस को हम बोलते हैं जी, ये है मेरी जी, यही मेरी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, यही मेरी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, शियर मॉडुलस को सीधा ये याद नहीं रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शियर के हिसाब से जो मेरी स्ट्रेस और स्ट्रेन है, देखो ये चीजें भी उसके अंदर ही उतारनी है, ठीक है। ऐसे में समझना, यंग्स मॉडुलस सिर्फ वहीं लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट भी यंग्स मॉडुलस का है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं शियर मॉडुलस का और लिख रहा हूँ, दिस इज द शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस में भी क्या हो जाएगा, जिसे हम जी बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये याद रखिएगा फिर से, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, यहां पर भी हुक्स लॉ काम करेगा। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी स्ट्रेन आई है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ कौन कौन सी स्ट्रेन आई है, यहाँ पर आई है फाइव, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेन आई है, फाइव, ठीक है। तो ये हो गया फाइव स्ट्रेन, फाइव स्ट्रेन आ रही है तो कौन सी स्ट्रेस आ रही है, शियर स्ट्रेस टाउ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगी बट उनकी कहानी हमें बार बार नहीं देखनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगी टाउ, तो यहां से हमने क्या किया, टाउ इक्वल टू G5, ये हो गया हमारा हुक्स लॉ, ये हो गया हमारा हुक्स लॉ, ठीक है, ये हो गया हमारा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ यहाँ पर किस पर दिखाया जा सकता है, y इक्वल टू mx पर, मतलब टाउ एंड 5 पर। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, सिंपल एकदम लीनियर, ठीक है। कहां तक, इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल या इलास्टिक भी आप मान सकते हो उसे, ठीक है, ये पॉइंट तक। और यहाँ पर क्या फुलफिल हो रहा होगा, टाउ इक्वल टू G5, ठीक है। तो यहाँ से G क्या है, ये, तो G मेरा क्या है, tan थीटा है, G मेरा क्या है, m है, ग्रेडियंट है, और G मेरा क्या है, स्लोप है, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट है, दोनों फिगर क्लियर हैं, ठीक है, दोनों फिगर क्लियर हैं। और जी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, दैट इज द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, क्लियर। यहां तक मान सकता हूं कि हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। बार बार फिगर बनाने की जरूरत है क्या, इस तरह की सेंस बताने की जरूरत है क्या, फिर से, जिसका जी ज्यादा होगा, जिसका जी ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन कम होगा, मतलब डिफॉर्मेशन इन द सेंस एंगल कम होगा, ठीक है। और एंगल यानी कि फाई कम होगा, शियर स्ट्रेन कम होगी, तो उसमें क्या होगा, वो डिफॉर्मेशन कम, मतलब जो चेंज है वो कम हो रहा है, जो हमारे पास शेप है वो अपने आप इजीली रिगेन कर रही है, इसका मतलब वो सेफ डिजाइन, सेफ लिमिट में है, इसका मतलब वो अभी काफी फोर्सेस झेल सकता है, ठीक है। तो जिसका जी ज्यादा वो बेटर, जिसका जी कम वो वीक, ठीक है। बात क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बल्क मॉडुलस की तरफ। बल्क मॉडुलस को समझते हैं अब, ठीक है। पहले मुझे यहां तक बताइए, यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस अच्छे से क्लियर हो गए या नहीं, यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस अच्छे से क्लियर हुए या नहीं, समझ में आ गए, कोई डाउट है तो पूछो, दोनों में कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो पूछो। आज तक आप जो भी EGK को समझ के आ रहे थे, मैं उसी चीजों पर थोड़ा सा एड ऑन करना चाह रहा हूं बॉन्डिंग के सेंस में। जनरली आपको बॉन्डिंग के सेंस में नहीं पता होगा, शायद हो सकता है कि आपने ना देखा हो कभी इसको इस तरह से, ठीक है, कि बॉन्डिंग किस डायरेक्शन में कैसे काम कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। हाँ, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक में तो सेम होना चाहिए था, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक में तो सेम होना चाहिए था। हाँ मीनाक्षी जी, अब आप बिल्कुल सही चीजों पर गए हो आप, ठीक है। ये चीजें अभी मुझे बतानी है, ये चीजें अभी मुझे बतानी है, आप सही चीज सोच रहे हो एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आप में से कोई तो पूछे, आप में से कोई तो पूछे कि सर ये चीज अभी तो आपने इलास्टिसिटी बोल दी थी, अभी तो आपने इसे ई बोल दिया था,
है ना, और अभी कह रहे हो कि मटेरियल में ये वीक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कह रहे हो कि मटेरियल में ये वीक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही सेंस आपको समझाना चाहूंगा अब आगे। पहले मैं के और क्लियर कर दूं बस, और के जैसे ही क्लियर होगा ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर ई जी के हमेशा बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ना कि हमारी थिंकिंग पर हमेशा एग्जिस्ट करता है। कैसे, अभी पहले बल्क मॉडुलस और क्लियर कर दो। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज दी, इसमें लिख लो, इट इज डिफाइंड, सॉरी इस कलर से नहीं करते, इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ, as the ratio of hydrostatic stress to the volumetric strain। अब ये टर्म यहां पर कुछ नया है, इसको समझेंगे अभी अच्छे से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें लिखेगा इट इज एक्टिंग इन 3D space or in 3 directions simultaneously। ठीक है, मतलब बेसिकली वॉल्यूम वाइज, इसे हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम वाइज। इट इज एक्टिंग इन 3D स्पेस और इन 3 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब वॉल्यूम वाइज। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सिंपल डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है? तो पहले हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होता है उसे समझो। पहले हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होता है उसे समझो। अलग से दिखा रहा हूं यहाँ पर, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या है। आपने एफएम पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ा बहुत याद होगा पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ थोड़ा बहुत याद होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, बहुत बड़ा सा, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, उसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है ऐसे काफी हाइट तक। ठीक है, काफी हाइट तक उस पर वाटर भरा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक पॉइंट पर स्टडी करनी है, और मैंने उस पॉइंट पर एक सॉलिड मटेरियल लाके रख दिया। ये छोटा सा सॉलिड मटेरियल मैंने वहां पर डिप करा दिया। अब आप कहोगे सर ये तो भागता रहेगा, ठीक है भागता रह रहा है, बट आप डायनामिक को ना मानते हुए आप एक इमेजिनेशन देखो इस चीज की। ठीक है, रियल में हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कहाँ होते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल यहाँ पर पहले इस इमेजिनेशन को समझो। क्या है कि एक आपके पास ये सॉलिड पार्टिकल था। ठीक है, इस सॉलिड पार्टिकल को मैं 3D में बना देता हूँ ऐसे। आपने एक वाटर मॉलिक्यूल्स वाली चीजों के ऊपर आपने एक सॉलिड पार्टिकल यहाँ अंदर डाल दिया। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल है, मान लीजिए माइल्ड स्टील है, जो भी है। ठीक है, अब क्या करना है? अब एक बात बताइए, पास्कल लॉ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये h हाइट है, तो एक बात बताइए, इसको अगर मैं यहाँ इसको अलग से निकाल के ये दिखा देता हूँ, इसको अलग से निकाल के मैंने ये फिगर ऐसे दिखा दिया, तो एक बात बताइए, इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग इसकी डायमेंशन बहुत छोटी है, तो ये मैं पॉइंट मान सकता हूँ। इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग ये डायमेंशन बहुत छोटी है, तो मैं पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे फोर्सेस लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में और कैसे होंगे? किस डायरेक्शन में और कैसे होंगे? आंसर दो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बाद क्या लिखा है? कहां पर भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? मैंने यहाँ हाइड्रोस्टैटिक टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, इट इज एक्टिंग इन 3D स्पेस और इन 3 डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, सिद्धार्थ गुप्ता। ठीक है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। ठीक, चलिए, तो हाँ यहाँ पर बात हो रही थी, बताइए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमने ये माना, ठीक है, सॉलिड वाला, इस सॉलिड वाले पॉइंट के बारे में अगर आपने एफएम पढ़ी हुई है तो आप क्या बोलते हैं? इस पर कौन सा वाला फोर्स लग रहा होगा? इस पर कैसा वाला फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में होंगे सब फोर्सेस सरफेस के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिसेप्शन, बहुत बढ़िया। क्यों? और वो कैसे सेंस में होंगे? वो सेंस क्या होगा उनका? कंप्रेशन या टेंशन? उनका सेंस कैसा होगा? कंप्रेशन या टेंशन? अरे यार सोचो, एफएम बिल्कुल नहीं पढ़ा लग रहा है आपने। जिन्होंने टेंशन लिखा है वो जरा सोचो कि एफएम आपने कब पढ़ा था। कुछ तो ध्यान होगा, कॉलेज टाइम का एफएम ध्यान होगा। चलो, जिन्होंने अभी एफएम नहीं पढ़ा है
जिन्होंने अभी एफएम नहीं पढ़ा यहाँ पर, उन्होंने कम से कम कॉलेज में तो एफएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार, 12th में तो पढ़ाई था, पास कर लो, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट होता है ये हर तरफ से कंप्रेशन में जा रहा है ऐसे, और वो कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर क्या होती है, हर डायरेक्शन से सेम होती है। यही हमारा पास्कल लॉ था कि एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में जो कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं वो सेम होती है। ठीक है, ये कहां से आती है, कहां से आती है, P इक्वल टू रो जी एच। अब मैं यहाँ पर आपको एफएम नहीं पढ़ा रहा कि इसके ऊपर के वेट के बराबर होती है, जितना ऊपर का वेट होता है उसके हिसाब से आती है। ये है मेरे पास प्रेशर, ये है मेरे पास प्रेशर, तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी रो जी एच इंटू एरिया। रो जी एच मतलब प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए ये लग रही है। अगर एरिया हमारा सेम है तो हर तरफ से सेम फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, और एरिया हम पॉइंट का सेम ही मानते हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट एरिया होता है टेंस टू जीरो। ठीक, तो ये हमारा सेंस जो आ रहा है, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। ये कहाँ होता है, ये होता है ओशियंस के अंदर। मतलब जैसे हम ओशियंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो ओशियन की डेप्थ के हिसाब से एक छोटा सा पॉइंट बन के आ जाता है, और उसकी जो स्टडी है वो हमारी इसी के सेंस में लेके चलती है, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट का रियल एग्जांपल्स हमारा कहां पर हो गया। बाकी इस एग्जांपल में भी हम ले सकते हैं, बट इसकी डायमेंशन हमें बहुत ही छोटी लेनी होगी। विद रिस्पेक्ट टू एच ये डायमेंशन बहुत छोटी होगी, तभी हमारा हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट उसे हम बोल सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट उसे हम तभी बोल सकते हैं जब ये डायमेंशन इस एच के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सोम की तरफ। ये तो हो गया हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, अब सोम की तरफ चलते हैं। तो सोम में हम क्या सोच रहे हैं कि हमने ये दो फिगर में छोटे छोटे बना देता हूं जिससे थोड़ा सा क्लियर रहे आपको। रुको, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, यही टाइम होता है जो हम अपना सेव कर सकते थे, बट कोई नहीं। ठीक, क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस बॉडी पर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस चाहिए, मतलब हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन के सेंस में क्या होना चाहिए यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ये पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। ये मेरे पास मटेरियल था, उस मटेरियल में से छोटा सा पार्ट ये निकाला है। ठीक है, इस मटेरियल पर हो क्या रहा था, इस मटेरियल पर हो क्या रहा था, इस मटेरियल पर मान लीजिए पी फोर्स इधर लग रही थी, पी फोर्स इधर लग रही थी, पी फोर्स यहाँ से लग रही थी। मतलब हर तरफ से इस पर सेम फोर्सेस लग रही थी, सेम फोर्सेस लग रही थी। मान लीजिए इसका एरिया भी सेम था, ये स्क्वायर था, मान लीजिए हर तरफ से ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर दिख तो नहीं रहा बट ये स्क्वायर मान लो। तो हर तरफ से अगर पी फोर्स लग रही है, ये स्क्वायर है, मतलब एरिया इसका सेम है। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रेस है इस पॉइंट के बेसिस पर, वो स्ट्रेस कैसी होगी अगर मैं यहाँ टेंशन में लेके चल रहा हूँ। ये फिगर मेरा अब जनरल फिगर है, एक रियल फिगर है, एक सोम वाला सॉलिड फिगर है। उस पर अगर मैंने हर डायरेक्शन से फोर्सेस सेम लगाई है और वो स्क्वायर डायमेंशन का है, तो उस पर हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेसेस भी तो सेम आएंगी, हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेसेस भी तो सेम आएंगी। यस और नो, बताइए पहले इस फिगर को यहां से यहां तक रिलेट कर पा रहे हो, स्ट्रेस सेम आएंगी या नहीं, यस और नो, पहले ये समझाओ मुझे। ठीक है, मैं टेंशन को लेके चला अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट ये अलग चीज है, ठीक है, जबकि मेरा रियल वाला कॉन्सेप्ट अलग चीज है। ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मैंने वर्ड लिया है, एक्चुअल तो ये हमारी रियल स्ट्रेस है, बस उसे हाइड्रोस्टैटिक से रिलेट करना है। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक में हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, हाइड्रोस्टैटिक में ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा एक्स, ये मान लो सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा जेड है, तो सिग्मा एक्स ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो एक्सटर्नल लग रहा है वही हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस के बराबर आ जा रहा है। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, और इक्वल टू मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है, प्रेशर के। मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है, प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड इनकी यूनिट भी क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड में पी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास है सिग्मा है, यहाँ तो प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसके डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन से
हम इस वाली कंडीशन को रिलेट करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन होनी चाहिए इसमें। इसका मतलब हर डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, और उसको मैंने बोल दिया सिग्मा हाइड्रो। सिग्मा हाइड्रो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा हाइड्रो है तो मतलब वाटर से ही टेस्ट करना है ना, वाटर की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो, उसी से यहाँ पर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गई, तो सिग्मा हाइड्रो हम उसे बोल देते हैं, सिग्मा एच, सिग्मा हाइड्रो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहता हूं कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं अंदर, ऐसे, ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए ऐसे, कैसे, इनकी बॉन्डिंग ऐसे देखो, अब इनकी बॉन्डिंग ऐसे देखना, एक बॉन्डिंग ये है, एक ये वाली हो गई वर्टिकल वाली, एक वर्टिकल वाली बॉन्डिंग हो गई हमारी, और एक हो गई हॉरिजॉन्टल वाली बॉन्डिंग। हॉरिजॉन्टल वाली को मैंने येलो से दिखा दिया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग। समझ में आ रही होगी, एक वर्टिकल दिख रही है जो पिंक से दिख रही है, और एक हो गई हॉरिजॉन्टल जो कि येलो से दिख रही है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग है उसमें भी अलग अलग डायरेक्शन, एक है एक्स डायरेक्शन तो एक है वाई डायरेक्शन, एक है एक्स डायरेक्शन तो एक है वाई डायरेक्शन, है कि नहीं। मतलब हर एक डायरेक्शन में अलग अलग बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हो सकती थी, बट जब हम यहाँ पर हर एक डायरेक्शन से फोर्सेस लगाते हैं तो मटेरियल में जो स्प्रिंग्स होते हैं, समझिएगा, मटेरियल्स में जो स्प्रिंग को हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग को जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो स्प्रिंग वाली बॉन्डिंग ही तो मैंने स्प्रिंग से समझाई थी ना आपको, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है अपने माइंड में, ये समझना है अपने माइंड में, ये स्प्रिंग हो गई। ठीक है, यहां स्प्रिंग के मैं अलग अलग कलर यूज नहीं कर रहा। क्यों अलग अलग कलर यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर, क्योंकि जो इसमें 3D बॉन्डिंग है, वो ऑलवेज सेम मैग्नीट्यूड की होगी इन ऑल 3 डायरेक्शन। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ये वाला स्प्रिंग लूज हो सकता है, ये वाला स्प्रिंग लूज हो सकता है, ये वाला हो सकता है ना, ये सारे के सारे स्प्रिंग सेम इंटेंसिटी की स्टिफनेस रखेंगे। एग्जाम्पल है ये मतलब किससे रिलेट कर रहा है, बॉन्डिंग से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हर एक डायरेक्शन की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सेम होगी। कब सेम होगी, अब देखो ये हो गया हमारे पास स्प्रिंग का सेंस, मतलब हमारे पास बॉन्डिंग का सेंस। अब जरा सोचिएगा, अगर मेरे टाइट स्प्रिंग, पहले इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर ये मेरे टाइट स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मेरे ये टाइट स्प्रिंग है तो क्या होगा, के ज्यादा होगा या कम, जो बल्क मॉडुलस है, इसे हम के बोलते हैं, बल्क मॉडुलस को। स्टिफनेस को भी के बोल देते हैं, बल्क मॉडुलस को भी के बोल देते हैं। अभी मैं स्टिफनेस को स्मॉल के बोल रहा हूं, मान लो स्टिफनेस को भी स्मॉल के बोल रहा हूं, तो यहाँ मैं बल्क मॉडुलस की बात कर रहा हूं। अगर मेरे यहाँ पर टाइट स्प्रिंग में लेके चलूं, मतलब बॉन्डिंग अच्छी लेके चलूं, तो यहाँ पर के ज्यादा होगा या कम, के यहाँ पर ज्यादा होगा या कम, बल्क मॉडुलस यहाँ ज्यादा होगा या कम। अगर इसकी स्प्रिंग बॉन्डिंग, मतलब इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर अच्छी है, ज्यादा है, तो के क्या होगा, ज्यादा। के बेसिकली क्या है, के बेसिकली है इंटरनल बॉन्डिंग जो कि रेजिस्ट करती हैं इसके डिफॉर्मेशन को, इंटरनल बॉन्डिंग जो कि रेजिस्ट करती हैं इसके डिफॉर्मेशन को। तो अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, मतलब के क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका बल्क मॉडुलस क्या है, ज्यादा है। और ये भी किसका है, ये भी इलास्टिसिटी के अंदर है। अगर इलास्टिसिटी से बाहर पहुंच गया तो फिर इसका सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, इलास्टिसिटी के अंदर है, मतलब अगर आप किसी चीज को चारों तरफ से खींच रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को हर तरफ से खींच रहे हो तो तब काम करेगा के। ठीक है, तब काम करेगा मटेरियल में के। ठीक है, तो इसका हम फिगर और बना लेते हैं यहाँ पर, इसका हम यहाँ पर अलग से फिगर और बना लेते हैं के का। के की कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिर से वही चीज, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ यहाँ पर भी काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि अभी भी वो किसके अंदर है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इस वजह से हुक्स लॉ काम कर रहा है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस यहाँ पर कौन सी है, सिग्मा हाइड्रो। स्ट्रेन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन आ रही है वॉल्यूम वाइज, समझो यहाँ पर स्ट्रेन आ रही है वॉल्यूम वाइज, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने समझा दी है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पर चेंज हो रही है। हो सकता है वो टेंशन में जाए, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करे, कल समझाया था। हो सकता है वो कंप्रेशन में जाए, एक्सटर्नल फोर्सेस आप कंप्रेशन दिखा सकते हैं, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ जो एप्सिलॉन वी लिखेंगे तो सिग्मा हाइड्रो इक्वल टू, यहाँ ई नहीं आएगा, यहाँ आएगा के एप्सिलॉन वी। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ई भी तो आ सकता था, फोर्स की डायरेक्शन वाली ही तो कैलकुलेशन हो रही है। नहीं,
ऐसा नहीं है, सोचो जरा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन वाली ही कैलकुलेशन हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर हमारे पास इसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स भी तो काम कर रहे हैं ना, इस वाली फोर्स के परपेंडिकुलर वाले फोर्स भी तो काम है। फिर आप कहोगे कि सर ये वाले फोर्स हमारी इस डायरेक्शन के पैरेलल है, बात ठीक है, बट अब ये चीज वो नहीं बची ना जो कि लॉन्गिट्यूडनल, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सेंस वाली हो। ठीक है, यहाँ पर अब सेंस थोड़ा सा अलग हो गया है नॉर्मल फोर्स की वजह से ही, बट सेंस अब 3D का हो चुका है। तो अगर सेंस 3D का हो चुका है तो उसमें हमारे पास ये आता है जिसे हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, ई सिर्फ और सिर्फ लीनियर होता है, ई सिर्फ और सिर्फ लीनियर डायमेंशन का होता है, जी सिर्फ और सिर्फ लीनियर डायमेंशन का होता है, जबकि के हमारा 3D का होता है। ठीक है, जबकि के हमारा 3D का होता है। समझ में आ रहा है? तो सिग्मा एच इक्वल टू के एप्सिलॉन वी हो गया। तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू आ गई सिग्मा एच अपॉन एप्सिलॉन वी। इसका मतलब फिर से यही tan थीटा वाला फिगर बना, और ये हमारे पास ऐसे गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल या फिर इलास्टिक लिमिट बोल सकते हैं। ये डायग्राम है सिग्मा हाइड्रो का, और ये है हमारे पास एप्सिलॉन वी का। तो ये फिर से हमारे पास के आ गया, जिसे हम tan थीटा बोल सकते हैं, जिसे हम m बोल सकते हैं, जिसे ग्रेडियंट बोल सकते हैं, और जिसे हम स्लोप बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो है ये सम वैलिड हो रहा है किसके हिसाब से? सिग्मा एच इक्वल टू के एप्सिलॉन वी के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब जैसे मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन में पूछा था, वो चीज मुझे अब यहाँ पर आपको बतानी है। आपने तीनों चीजें समझ ली हैं। एक चीज समझिए, ये एक चीज समझिए, ये, और एक चीज समझिए 3D में ये। अब इसको जरा फाइनली समझ लो बस, जो मैं बोलने वाला हूं अब। फाइनली मैं क्या बोलने वाला हूं कि अगर मैं एक ही मटेरियल लेके चला, ये अलग अलग मटेरियल नहीं है। सबसे पहली चीज ये अलग अलग मटेरियल नहीं है, ये सेम मटेरियल है, एक मटेरियल है, ये सिंपल वन मटेरियल है। इस वन मटेरियल में जब आप इस वन मटेरियल में ई, अभी म्यू तो नहीं समझाया तो म्यू को साइड ही रख लो अभी, ई जी के ऑल प्रेजेंट, ई जी के सभी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ई आ रहा है बाद में, जी इसमें था ही नहीं, के इसमें था ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ई जी के आर दी मटेरियल प्रॉपर्टी जो कि पहले से ही प्रेजेंट है इस मटेरियल के अंदर। मटेरियल में ई कब काम कर रहा होता है, मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, मटेरियल में ई कब काम कर रहा होता है? जब उसमें पी फोर्स ऐसे लग रही है, तब ये वाली बॉन्डिंग अपना काम कर रही होती है, तब ये वाली बॉन्डिंग कोई मतलब नहीं रखती है। समझना इस चीज को, तब ये वाली बॉन्डिंग कोई मतलब नहीं रखती है। मतलब इन द सेंस कि उनका यूज नहीं है। जब पी फोर्स काम कर रहा हो तब काम कौन कौन सा दिखाएगा? बस ये दिखाएगा। तब यहां पर ये वाली बॉन्डिंग का मुझे यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस बॉन्डिंग का, जबकि ये बॉन्डिंग भी मटेरियल के अंदर है, ये बॉन्डिंग भी मटेरियल के अंदर है, ये वाली भी। ठीक है, बट उसका यूज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है जी है नहीं, जी की बस सिर्फ नीड नहीं है हमें यहाँ। अगर ये चीज ऐसी हो रही है तो ई ने काम किया सिर्फ। अगर यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है, तब अब क्या होगा? अब ई का कोई जरूरत नहीं है, अब ई की कोई जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? मुझे जी की जरूरत है। अब मुझे जी की जरूरत है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ के नहीं था, यहाँ के भी था, यहाँ के भी था। बॉन्डिंग 3D में अगर सोचोगे तो 3D वाला काम करेगा, बट कब काम करेगा? जब उस पर यहाँ पर कंप्रेशन या टेंशन लग रही हो तीनों डायरेक्शन से, तीनों डायरेक्शन से कंप्रेशन या टेंशन लग रही हो, तब वहां पर 3D बॉन्डिंग काम कर रही होगी। ठीक है, तो इसको हम के बोल देते हैं, इसको हम जी बोल देते हैं, और इसको हम ई बोल देते हैं। मटेरियल में तीनों ही प्रेजेंट होती हैं। फाइनल समझ में आया या नहीं? फाइनल व्यू समझ में आया तीनों का या नहीं, कि ई जी के एक्चुअल में है क्या और ये मटेरियल में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जब आप फोर्स अपने हिसाब से लगाते हो तो उसी के हिसाब से मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी उसी के हिसाब से काम कर रही होती है, बॉन्डिंग उसी हिसाब से काम कर रही होती है जैसा फोर्स लग रहा है। क्योंकि ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई जी एंड के क्या है? हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वो तभी तो काम करेगी जब उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स उसके ही विरोध में लगा हो, उसके विरोध में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा हो, तभी तो वो विरोध करेगा ना। ठीक है, अब लगा हुआ है ट्रांसवर्स, जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे ये वाली लीनियर वाली? जरूरत ही नहीं है मुझे तो इस वाली बॉन्डिंग की जरूरत है ना, तो वो काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज समझ ली है, ई जी के, ये तीन चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इन फिगर्स को कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन के नीचे रखिएगा,
जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बनवाया हुआ है वैसे वैसे आप अपनी डेफिनेशन के साथ में रखिएगा। यंग्स मॉडुलस सिर्फ यहीं कंप्लीट नहीं है, उसके साथ ये वाला फिगर आना चाहिए। शियर मॉडुलस सिर्फ यहीं कंप्लीट नहीं है, शियर मॉडुलस में भी इसके साथ आप ये वाला फिगर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बल्क मॉडुलस में ये वाली चीज हो गई, और साथ ही हमारे पास बल्क मॉडुलस में ये वाला फिगर हो गया, ठीक है। दैट इज द सिंपल बल्क मॉडुलस। हाइड्रोस्टैटिक का सेंस समझ में आ रहा है? हाइड्रोस्टैटिक का सेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें हर एक डायरेक्शन में सेम फोर्स हो, सेम स्ट्रेस हो, सेम स्ट्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये के आ रहा है वो बेसिकली सिग्मा हाइड्रो के बेसिस पर ही है, बस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा हाइड्रो प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वी, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ बराबर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किस में होता है, ये कैलकुलेशन वैलिड किस में होती है, कैलकुलेशन ओनली वैलिड इन हाइड्रोस्टैटिक सेंस, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक सेंस। अब हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट मत लिख देना, टेस्ट इन द सेंस वो हमारा फ्लूइड से भी हो सकता है, तो यहाँ प्रेशर या उस सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। करने के लिए आप कर सकते हो क्योंकि वो भी हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इसके ऊपर लग रही है, ठीक है। बट हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट हम हमेशा नहीं कर पाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा था, शायद ऋषभ जी ने पूछा था कि सर आप हमेशा ई और म्यू को ही इंडिपेंडेंट क्यों बोले, हमने यहाँ टेंशन टेस्ट ही क्यों किया। हाँ, एक चीज और रह गई है अभी। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट तो मैंने बता दिया, ये वाला जो फॉर्मूला आता है टाउ इक्वल टू जी फाइव, यहाँ होता है हमारा शियर टेस्ट, इसे हम बोलते हैं शियर टेस्ट। यहाँ पर जी निकालने के लिए हम यूज करते हैं शियर टेस्ट। अब एक बात बताइए, अगर आप जी यहाँ शियर टेस्ट से यूज कर रहे हैं तो क्या आप कभी भी बेंडिंग के बिना शियर टेस्ट कर सकते हो? सोचो जरा, क्या आप कभी रियल में बेंडिंग के बिना शियर टेस्ट कर सकते हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे जी चाहिए, तो जी पाने के लिए आपने फोर्स ऐसे लगाया, इसे नीचे से फिक्स कर दिया। अब आपने क्या कहा कि भाई इसको मैंने जी देखना है तो मुझे सीधा फाई निकाल देना है ना, फाई निकाल दो इसका, फाई क्या होगा और फाई जो निकलेगा, और साथ ही हमारे पास टाउ हम दिखा सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से, ठीक है। तो मेरा जी निकल जाएगा, जी क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन फाई, मतलब टाउ हो गया फोर्स अपॉन एरिया, पैरेलल फोर्स अपॉन में फाई, फाई क्या हो गया, एंगल, जो कि आपने मेजर कर लिया ऐसे ही। तो अब जो एंगल मेजर कर रहे हो जरा उससे तो देखो, आपने रियल में क्या चीज मेजर की है, ये चीज रियल में ऐसे जाएगी, ये क्या रियल में कभी भी ऐसे जा सकता है? कभी नहीं। मैंने कल समझाया था, रियल में हमेशा ये चीज बेंडिंग होके जाएगी, इसीलिए वो चीज क्या है हमारी, टफ है कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना टफ है, इसीलिए हम इन्हें डिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट बोल देते हैं। बट इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी किसी चीज पर डिपेंड कर रही है दूसरी चीजों पर, ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करने में इजी नहीं है, ठीक है। शियर टेस्ट जनरली हमारा इससे होता है, शियर टेस्ट होता है हमारा इससे जनरली, टोर्जन से, प्योर टोर्जन को ही हम जनरली शियर टेस्ट बोलते हैं, प्योर टोर्जन टेस्ट, ये हमारा जनरली शियर टेस्ट की कंडीशन में आता है, प्योर टोर्जन टेस्ट, ठीक है। टी ऐसे तो यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमारी बट कैसे निकलेगी, अब इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, वो निकलेगी टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ आर एट आर अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा वाई। तो ये चीज बिल्कुल ही डिफर हो गई इससे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, ये है, ठीक। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये चीजें टफ होती है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट है दैट इज द पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of lateral strain to longitudinal strain, it is defined as the ratio of lateral strain to longitudinal strain, ठीक है। मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आपने लिख ली, म्यू, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। बट एक चीज और याद रखिएगा, हम साथ में इसमें मॉडुलस और लगा देते हैं, मॉडुलस का सेंस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज। तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो देखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ रियल में होती है -1 से लेके 0.5 तक, बट म्यू जो आपको सोम में, जो आपको एग्जाम में, जो आपको थ्योरेटिकल लिखना है,
ठीक है, वो याद रखिएगा, दैट इज द 0 to 0.5 रेंज है, ये रेंज है, हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में कौन सा लिखोगे, ये वाला, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। 0 से 0.5 दैट इज द म्यू, म्यू की वैल्यू क्या होती है 0 से 0.5। ये भी किसके अंदर है, इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये फॉर्मूला भी हमारा विद इन इलास्टिक लिमिट है, पॉइजंस रेशियो भी हमारा विद इन इलास्टिक लिमिट डिफाइंड होता है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट इसी का नाम क्या हो जाता है, ये चीज भी लिख लेना, आफ्टर इलास्टिक लिमिट पॉइजन रेशो कुछ नहीं बचता, फिर उसकी जैसी चीज का नाम क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो सेंस आ जाता है, दैट इज द सिंपली कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो related to the lateral and longitudinal strain after elastic limit, ठीक है। इसका नाम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन रेशियो, ना कि पॉइजंस रेशियो, ठीक है। तो पॉइजंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, मटेरियल में कितना एरिया चेंज हो रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉइजंस रेशियो कहलाता है। अब एक बात बताइए सिंपल सी, क्या मैं पॉइजंस रेशियो को हुक्स लॉ से रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन के साथ में इसको रिलेट कर सकता हूं, यस और नो? क्या मैं हुक्स लॉ में पॉइजंस रेशियो को निकाल के लेके आ सकता हूं? क्या मैं हुक्स लॉ में पॉइजंस रेशियो को निकाल के लेके आ सकता हूं? यस यस यस। किस सेंस में, किस सेंस में? आपने यहां पर क्या माना हुआ था, दिस इज द एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल एंड दिस इज द एप्सिलॉन नॉर्मल, है ना। ये था हमारे पास सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू ई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। अब जो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल है, समझिएगा इस चीज को, जो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल है, क्या हमने इस वाले फॉर्मूले में, पहले सेंस को समझना, क्या हमने इस वाले फॉर्मूले में एरिया को कांस्टेंट नहीं रखा था? एरिया को कांस्टेंट नहीं रखा था, याद करो। ये तो एरिया कांस्टेंट मैंने ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में भी, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में भी इलास्टिक लिमिट के अंदर रखा हुआ था। तो अगर एरिया कांस्टेंट आपने इस फॉर्मूले के लिए माना हुआ था, याद करो ना, इस फॉर्मूले के लिए आपने एरिया को कांस्टेंट माना हुआ था, एरिया को कांस्टेंट माना हुआ था इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले के लिए एरिया को कांस्टेंट माना हुआ था, तो क्या इसका एरिया डिक्रीज हो सकता है? क्या इसमें पॉइजंस रेशियो आ सकता है? क्या इसमें पॉइजंस रेशियो आ सकता है? इसीलिए यहां सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से रिलेट करके ही हम हुक्स लॉ बोल सकते हैं। वर्डिंग पर ध्यान दो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से रिलेट करके ही हम हुक्स लॉ बोल सकते हैं, कभी भी लेटरल स्ट्रेन से रिलेट करते हुए हुक्स लॉ नहीं बोला जा सकता। कभी भी लेटरल स्ट्रेस से रिलेट करते हुए हुक्स लॉ नहीं बोला जा सकता कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लेटरल स्ट्रेन, कि लेटरल स्ट्रेन जितना ये आगे बढ़ रहा है उतना ही ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसे हम नहीं बोल सकते कभी भी, ठीक है भाई। जितना लेट, देखो अब यहाँ पर स्ट्रेन आ रही थी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ रही थी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जितनी ज्यादा आ रही थी उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा था, है कि नहीं? जितना ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा था उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा था, ठीक है। क्या आप ऐसे बोल सकते हो जितना कम लेटरल स्ट्रेन हो रहा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा होगा? मतलब जितना कम इन द सेंस कि लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू भी ज्यादा हो रही है, डेल्टा डी बाई डी। तो डेल्टा डी बाई डी अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो स्ट्रेस भी मेरा इंक्रीज होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब ये वाला स्ट्रेस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस चीज को, यस और नो? यस और नो, कि अगर मेरा लेटरल स्ट्रेन बढ़े तो मेरा स्ट्रेस भी बढ़े, यस और नो? मैं क्या प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे लगा सकता हूं? क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं? नो, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा हुक्स लॉ, हमेशा याद रखिएगा हुक्स लॉ इज नॉट अप्लाइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। हुक्स लॉ इज नॉट अप्लाइड टू द लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, हमने जितनी भी स्ट्रेन याद कीजिए, आपने कितनी स्ट्रेन पढ़ी थी? आपने कितनी स्ट्रेन पढ़ी थी? स्ट्रेन हमारी थी नॉर्मल एंड शियर। नॉर्मल के हमारे अंदर थी लॉन्गिट्यूडिनल एंड ये लेटरल एंड वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। अब जरा एक बात देखिएगा, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ एक फ्लो डायग्राम में, जिससे कि माइंड में एकदम सेट हो जाए। हुक्स लॉ कहां कहां लगता है? हुक्स लॉ इसके लिए लगता है, बिल्कुल यहां पर हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? सिग्मा लॉन्गिट्यूडिनल इक्वल टू ई एप्सिलॉन
लॉन्गिट्यूडनल। वॉल्यूमेट्रिक में लगता है हुक्स लॉ वैलिड है। क्या लगता है? सिग्मा हाइड्रो इक्वल टू के एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक। इसमें लगता है हुक्स लॉ इसमें भी लग रहा है। क्या लग रहा है? टाउ इक्वल टू G5। ठीक है, तो तीन हमारे हुक्स लॉ होते हैं, तीन हमारे हुक्स लॉ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हुक्स लॉ हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है, नहीं, तीन है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है वो डिपेंड करेगा। बस स्ट्रेन में कौन सी वाली स्ट्रेन के लिए वैलिड नहीं होता है, इसके लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन हमारी एक और प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर जाती है, और वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ लेटरल स्ट्रेन रिलेट करता है ना कि हुक्स लॉ से, ये किससे करता है? पॉइजन्स रेशियो से। लेटरल स्ट्रेन जो हम डिफाइन करते हैं वो पॉइजन्स रेशियो से डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की जरूरत थी, वो क्या थी? ई। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की जरूरत है, वो है ई। यहां पर आप इसमें ई के साथ में एक म्यू और लाना पड़ेगा, यहाँ ई के साथ में म्यू को और लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ एक प्रॉपर्टी नहीं है, दो प्रॉपर्टी है। तो दो प्रॉपर्टी अगर आ रही है तो कौन सी चीज कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। पॉइजन्स रेशियो बिल्कुल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है जो कि अलग चीज है, जबकि ई एक अलग चीज है जो कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम दो चीजों को रिलेट करते हुए नहीं लेके जा सकते, तो हम यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन को हुक्स लॉ से रिलेट नहीं कर सकते। दैट इज द रिलेटेड टू पॉइजन्स रेशियो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारे पास फिगर आता है, इसको मैंने आपसे बोल दिया कि 0 से 0.5 मतलब पॉजिटिव सेंस लेके चलते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं तो -1 भी होता है। ठीक है, बट वो बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं जिनके नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं रहते हैं। ठीक है, केमिकल नेम है उनके, फायदा नहीं है उन चीजों का यहाँ पर पढ़ने से। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या याद रखना है? 0 से 0.5। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। अब एक चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, पॉइजन्स रेशियो में एक चीज और ऐड करना है कि जब हम बात कर रहे थे ये वाली चीज, मैंने आपसे कहा भी था एक दिन कि यहाँ पर शायद परसों या कल, कि यहाँ जब हमने इसको स्ट्रेन वाइज समझा, शायद कल ही की बात है, स्ट्रेन वाइज समझा, तो ये कुछ ऐसे निकल के आया था। याद है ये फिगर? ठीक है, ये फिगर याद है, ये कुछ ऐसे फिगर बन के आया था। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या इसकी फिक्स है या नहीं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो फिक्स है ना, जबकि लेटरल स्ट्रेन हमारी क्या हो सकती है? अगर मैं बी एच वाइज देखा तो डेल्टा H/2 एंड नीचे से डेल्टा H/2, जबकि इधर से देखा तो ये हो गया डेल्टा B/2 एंड बैक साइड में भी डेल्टा B/2। अब अगर मैं लेटरल स्ट्रेन बोलता हूं कौन सी वाली? विथ वाइज, तो वो आ गई डेल्टा B/B। अगर मैं लेटरल स्ट्रेन बोलता हूं हाइट वाइज, तो वो आ गई डेल्टा H/H। जबकि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपसे कहा था मैं इसे प्रूफ भी करूंगा, डेल्टा B इक्वल टू एप्सिलॉन B इक्वल टू एप्सिलॉन H। कैसे प्रूफ होगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? म्यू इक्वल टू एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। अब एक बात बताइएगा, अगर मेरी एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल दोनों केसेस में ही सेम है, चाहे आप विथ वाइज देखो तब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल, चाहे आप हाइट वाइज देखो तब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल, इसका मतलब ये चीज तो क्या हो गई? फिक्स। अगर ये चीज फिक्स हो गई, और म्यू क्या है? म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? आंसर दो। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डायरेक्शन मतलब H या B वाइज, हाइट और विथ वाइज, क्या ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? जल्दी से बताइए, दिस इज द डायरेक्शन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्यों बताइए इसका आंसर, क्यों ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्यों है? म्यू की वैल्यू डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्यों है? कि हाइट वाइज अलग होगी और विथ वाइज अलग होगी, ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? अब देखते हैं कौन इस माइंड को वहां पर लेके जाता है। आंसर मैंने आज दे दिया था, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट नहीं, कुछ और मैंने आज आंसर दे दिया था। वेरी गुड। अजम्पशन नहीं, अजम्पशन तो ठीक है, बट कौन सा वाला अजम्पशन? सूर्य प्रकाश आप सही जा रहे थे, दिव्यांशु विष्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया। मैं यही तो चाह रहा था आपसे आंसर, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हम ले ही नहीं सकते अपने सॉम में, क्योंकि ये कैसा मटेरियल है मेरा? क्योंकि ये मटेरियल है मेरा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर ही नहीं सकती, डायरेक्शन से होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। इसका मतलब म्यू क्या होगा? फिक्स। म्यू क्या होगा? फिक्स। ये विथ वाइज और हाइट वाइज चेंज नहीं हो सकता। ये अगर म्यू की वैल्यू यहां पर आपने मान लीजिए 0.3 दे दी इस मटेरियल के लिए, तो 0.33
मान लीजिए विथ वाइज देखोगे तब भी 0.33 होगी, हाइट वाइज देखोगे तब भी 0.33, मतलब ये फिक्स हो गई एक मटेरियल के लिए, चाहे वो माइल्ड स्टील हो या कुछ भी हो, मतलब एक मटेरियल के लिए फिक्स है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फिक्स है ना, जितना फोर्स लगा रहे हो उसके हिसाब से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फिक्स आ रही है, तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन लेटरल फिक्स होनी चाहिए या नहीं, एप्सिलॉन लेटरल फिर फिक्स होनी चाहिए या नहीं, शुड बी फिक्स, ये क्या होगी, शुड बी फिक्स होनी चाहिए या नहीं, आंसर समझ में आ गया, होनी चाहिए फिक्स, आंसर समझ में आ गया। इसका मतलब चाहे एप्सिलॉन लेटरल कौन सी हो, चाहे एप्सिलॉन लेटरल हाइट वाइज हो, चाहे एप्सिलॉन लेटरल विथ वाइज हो, विथ वाइज हो, ये दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगी तो म्यू चेंज हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम नहीं होंगी एप्सिलॉन लेटरल हाइट वाइज, क्योंकि आप म्यू की वैल्यू इस फिगर में या तो ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन लेटरल हाइट वाइज अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, या फिर म्यू की वैल्यू ये निकाल सकते हो एप्सिलॉन लेटरल विथ वाइज अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों से ही आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपकी म्यू की वैल्यू आनी चाहिए सेम, क्यों, क्योंकि मटेरियल है एक, और मटेरियल एक है तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता नहीं है वो, क्योंकि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है, इसका मतलब जो ये हमारी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, दोनों में सेम, है ना, वो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी सेम, शुड बी सेम, बस यही कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। जबकि सर्कुलर की बात करते हैं तो सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में डेल्टा डी वाई डी हमेशा हर तरफ से सेम ही होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, है ना, सर्कुलर में तो डेल्टा डी वाई डी हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू, यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो म्यू का फॉर्मूला फॉर द सर्कुलर, फॉर सर्कुलर क्या हो जाएगा, म्यू का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर हो जाएगा म्यू इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला, जो कि जनरली पूछा जाता है, जो कि जनरली आ जाता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो में मैं यहीं से लेके चल लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहता है, चलो कोई नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ, फॉर circular sections mu equal to delta d upon delta l upon, ठीक है। अब मटेरियल, मटेरियल कौन कौन सा और पॉइजन्स रेशियो के क्या वैल्यू, तो अगर पॉइजन्स रेशियो मेरा 0 है, एग्जांपल समझिएगा आप जरा इन चीजों का, रियल एग्जांपल समझते हैं, पॉइजन्स रेशियो अगर मेरा 0 है तो एक बात बताइए मटेरियल मेरा कैसा डिफॉर्म होगा, किस तरह से डिफॉर्म होगा अगर मेरा म्यू 0 है, अगर मेरा म्यू 0 है तो मटेरियल मेरा डिफॉर्म कैसा होगा, सोचो जरा इस चीज को, म्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, म्यू इक्वल टू एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, समझिएगा इस चीज को, अगर आपने फोर्स लगाया, ये रियल सॉलिड है, ये रियल सॉलिड है, तो क्या एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल 0 हो सकता है, नहीं ना, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, ये मैंने सबसे पहले दिन आपको समझाया था रिजिड बॉडी एंड सॉलिड बॉडीज, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, अगर ये कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ये कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और म्यू की वैल्यू आप 0 बोल रहे हो, तो इट शुड बी देयर इज एप्सिलॉन लेटरल विल बी 0, होगा या नहीं, क्योंकि अगर देखो ये म्यू आपने 0 बोल दिया, मटेरियल का म्यू 0 है, इसका मतलब एप्सिलॉन लेटरल यहां से क्या होना चाहिए, यहां से एप्सिलॉन लेटरल क्या निकल के आना चाहिए, 0, फॉर म्यू 0, फॉर म्यू 0 एप्सिलॉन लेटरल 0 हो गया। अगर एप्सिलॉन लेटरल 0 है तो क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, सॉरी डेल्टा डी वाई डी, ऐसे बोलते हैं ना, डेल्टा डी वाई डी अपॉन डेल्टा एल वाई एल इक्वल टू 0, सो ये चीज तो हमारी 0 हो नहीं सकती, तो इसे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी, तो डेल्टा डी अपॉन डी ये बचा, ये हो गया 0, इसका मतलब चेंज इन डी तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो एग्जिस्ट करना ही है भाई, ये तो डायमीटर है, बिना डायमीटर के आप बॉडी को देख ही नहीं सकते हो, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, तो डेल्टा डी शुड बी 0, डेल्टा डी शुड बी 0, यहां से समझ में आ रहा है, मैंने इसी लाइन को बस ऐसे फर्दर आगे लेके गया, डेल्टा डी शुड बी 0 मतलब चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमीटर इज 0, चेंज इन डाया इज 0। मैंने आपसे कहा था ना मटेरियल ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मटेरियल का एग्जांपल क्या होता है, कॉर्क, ऐसे मटेरियल का एग्जांपल क्या है, कॉर्क, ऐसे मटेरियल का एग्जांपल है कॉर्क, कॉर्क का पॉइजन्स रेशियो 0 होता है, अगर मैं कॉर्क को यहाँ पर डिफॉर्म करूं टी फोर्स से, तो हमेशा वो कैसे होता हुआ जाएगा, ये इसका रियल फिगर है, ये इसका रियल फिगर है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एज्यूम्ड फिगर नहीं है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, ये मेरा रियल फिगर है फॉर द कॉर्क, फॉर द कॉर्क ये रियल फिगर है क्या, कि ये हमेशा ऐसे डिफॉर्म होके जाएगा, ये हमेशा
ऐसे डिफॉर्म होके जाएगा। ये हमेशा एरिया कांस्टेंट रखेगा, एरिया कांस्टेंट रखेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमारा 0 ही रहता है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमारा इस तरह से स्टेबल मानता है अपने आप को। ठीक, तो कोर्क का पॉइजन रेशो 0 होता है। उसके बाद 0.1 से लेके 0.2 तक होता है कॉन्क्रीट। ये चीजें अब याद रखनी है, कॉन्सेप्ट में इसमें था, बाकी सारी चीजों में क्या है, अगर 0.1 और 0.2 या कुछ भी आ गया, 0 नहीं है, कुछ भी आ जाए, 0.5 से नीचे तक कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या देखना है कि उसका एरिया तो डिक्रीज होगा ही। क्यों? क्योंकि चेंज कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। एरिया डिक्रीज होगा क्योंकि चेंज एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? चेंज एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि म्यू कुछ ना कुछ है, 0 तो नहीं है, तो चेंज, भाई म्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो एप्सिलॉन लेटरल कुछ ना कुछ आएगा, एप्सिलॉन लेटरल कुछ ना कुछ आएगा, तो डेल्टा डी कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं होगा, है ना? तो ये भी क्या होगा, एरिया में डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाती है जनरल, या फिर अगर हम मेटल्स के लिए जनरल मेटल्स, इनके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0.25 से लेके 0.33। ठीक है, एंड जनरल सॉलिड्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा इसको, जनरली, या ठीक है जनरल सॉलिड्स से लिख देंगे, जनरल मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कहीं कहीं 0.25 से 0.42 भी मिल जाती है, बट ये आंसर आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये आंसर जनरली याद नहीं रखना है, ये कभी कभी पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, जनरली आपको आंसर ये याद रखना है, ये याद रखना है कि मेटल्स के लिए जो रेंज होती है 0.25 से लेके 0.33। ठीक है, उसके बाद 0.5 जो वैल्यू होती है म्यू की, मैक्सिमम वैल्यू 0.5, वो होती है कुछ ऐसे मटेरियल्स जैसे रबर, पैराफिन, वैक्स, क्ले, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके, याद रखना। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, वैक्स, रबर, क्ले, इस टाइप के। ठीक, पैराफिन। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो में ये सारी चीजें। अभी आप कहोगे कि सर इसमें बड़ी बात क्या हो गई, 0 कोर्क तो समझ लिया, माइल्ड स्टील वगैरह आपको अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद रबर, वैक्स, क्ले के बारे में आपको 0.5 है, ये अभी यही कंप्लीट नहीं हुआ। इसका फिजिकल सेंस और इसका फिजिकल सेंस अभी आपको थोड़ा सा बाद में पता लगेगा। कब पता लगेगा? जब मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन समझा दूंगा कि एक्चुअली डेंसिटी चेंज कैसे होती है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो चीजें पॉइजन रेशियो से रिलेट करके दिखाऊंगा अब मैं। ठीक है, तो वो फिजिकल सेंस भी आपको मैं बताता हुआ चलूंगा आगे। ठीक है, पहले उससे, बट उससे पहले हमें एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से पॉइजन रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैल्यूज का कॉन्सेप्ट अभी आगे बताऊंगा, अभी बस मुझे ये बताइए कि यहाँ तक ये समझ में आया या नहीं, यहाँ तक ये समझ में आया या नहीं, जितना भी अभी तक का आज का पार्ट हुआ है फिलहाल, ये समझ में आया या नहीं यहाँ तक? ठीक है, यंग्स मॉडुलस समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। आपने ये मे भी आपने इनकम्प्रेसिबल रिजिड इसी के लिए बोला है कि म्यू इक्वल टू 0.5 के लिए। ठीक है, कुछ इसी तरह का आप बोल रहे होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो आप सही सेंस लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमारे पास एप्सिलॉन वी होता है, वो तो हमारे पास आता है 0, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आती है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आती है, मतलब वॉल्यूम में चेंज उसमें नहीं हुआ। ठीक है, जबकि म्यू वैल्यू 0.5 पर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा बट शेप में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा बट शेप में चेंज होता है। जबकि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन लेंथ वाइज अगर नहीं है, ठीक है, डिफॉर्मेशन अगर नहीं है तो वो रिजिड बॉडी है। यहाँ पर वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं है तो उसे हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो हम उसे रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होते हुए भी मटेरियल की शेप में चेंज हो सकता है। वर्डिंग समझो, कह रहे होंगे क्या क्या वॉल्यूम वॉल्यूम कर रहे हैं सर। वॉल्यूम में चेंज ना होते हुए भी, वॉल्यूम में चेंज ना होते हुए भी मटेरियल की शेप में चेंज हो सकता है। अगर मटेरियल की शेप चेंज कर रही है तो वो क्या रिजिड बॉडी बचेगी? नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा आगे मैं समझाऊंगा इन चीजों को अभी अच्छे से। पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है अभी तक, जितनी भी हमने स्लाइड समझी हैं तो बताइए, क्योंकि बेसिक फंडा था ये सारी चीजों में, हमने सब बेसिक फंडे समझे हैं अभी। ठीक है, अब चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, सबसे पहले
फॉर वेरियस शेप्स, तो पहले वेरियस शेप्स के हिसाब से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर ले लिया अभी पहले, एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। एक ले लो सिलेंड्रिकल, एक ले लो, एक सिलेंड्रिकल हो गई, और एक ले लो स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है। तो यहाँ फॉर द रेक्टेंगुलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, है ना। अभी सिंपल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, इसमें क्या हो गया LBH, ये सिलेंडर है, इसमें क्या हो गया D एंड L, और ये स्फेयर है, इसमें क्या हो गया, ये हो गया D। इसका डायमीटर कितना है D, इसमें L वेल कुछ नहीं होता। ये क्या है L, मान लीजिए B, और मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम ये है, तो अब मैंने क्या किया, फंक्शन आपको याद होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, इफ फंक्शन z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, फंक्शन z बोल रहा हूँ, ये z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या हुआ करता था, याद करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या हुआ करता था, कोई भी इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले लो, एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आप क्या करते थे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए जेड का, कि एक बार x को कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन प्लस एक बार y को कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। बस यही करना है हमें, क्या कि अगर हम एक्सप्रेशन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा लेंथ में चेंज होने की वजह से भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, विड्थ में चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हाइट में चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसकी वजह से हमारे पास ये तीनों ही चीज क्या है, वेरिएबल, ये तीनों ही क्या है, वेरिएबल। तो अगर ये तीनों वेरिएबल हैं तो आपको कैसे करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार एक को कांस्टेंट मानोगे, सॉरी दो को कांस्टेंट मानोगे, एक को वेरिएबल मानोगे, फिर अगली बार दो को कांस्टेंट एक को वेरिएबल, फिर तीसरी बार दो को कांस्टेंट एक को वेरिएबल, इस तरह से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा वी लिख दूं ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखना ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू, एक बार मैंने एल को वेरिएबल माना तो बी एच को कांस्टेंट मान लिया, डेल्टा एल आ गया, ठीक है, प्लस फिर अब बी को वेरिएबल माना तो एल एच को कांस्टेंट डेल्टा बी आ गया, प्लस अब एच को वेरिएबल एल बी को कांस्टेंट तो एल बी डेल्टा एच आ गया। क्लियर है यहां तक, एल बी डेल्टा एच आ गया। यहां अब क्या करोगे, y डिवाइडिंग ऑल y वॉल्यूम, डिवाइडिंग ऑल y वॉल्यूम, तो यहाँ डेल्टा v अपॉन v को हम क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन v, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ इस v की जगह वैल्यू रख दो, क्या vh डेल्टा l अपॉन lbh, lh डेल्टा b अपॉन lbh, ऐसे ही lb डेल्टा h अपॉन lbh, है ना। यहाँ पे v की मैंने वैल्यू रख दी, क्या होगा, कट जाएगा, bh से bh कट गया, lh से lh कट गया, lb से lb कट गया, क्या बचा, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी एंड डेल्टा एच अपॉन एच, दिस इज द एप्सिलॉन वी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको डेल्टा एल अपॉन एल को एप्सिलॉन एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं एप्सिलॉन वाई लिख सकता हूँ, एग्जांपल के तौर पे इसको एप्सिलॉन जेड लिख रहा हूँ। हाइट को मैंने जेड मान लिया, ठीक है, इसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने एक्स मान लिया, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन वी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा फॉर द रेक्टेंगुलर, दिस इज फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगुलर। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलें फॉर द सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, है ना, ज्यादा टफ चीजें नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, चलो लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पर हिसाब से क्या होगा, डी और एल के टर्म्स में लेना है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, ठीक है। अब क्या करोगे, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू, एक बार डी भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार एल को कांस्टेंट मान लो डी से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार डी को कांस्टेंट मान के एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एक बार कांस्टेंट मान लिया डी को, तो ये चीज तो कांस्टेंट आई गई, ठीक है, डेल्टा एल हो गया, प्लस में अब एल को कांस्टेंट मानो, अब पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, बट डी स्क्वायर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, 2x, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 2d, और क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी हो रहा है तो डेल डी,
ठीक है, तो ये चीज हमारी बच गई। ठीक, तो यहाँ से अब क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फिर से वही पुरानी कहानी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो हर तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या बोल देंगे, एप्सिलॉन वी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, इस v की वैल्यू रख दो, मैं डायरेक्टली रख दूं, मैं तो यूज कर ही सकता हूँ ना, मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ इसे, क्या π/4 d²l π/4 d²l। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हुआ, π/4 से π/4, एक d² से एक d गया। ठीक है, एक l से एक l गया, क्या बचा, 2 बचा, डेल d अपॉन d बचा। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया एप्सिलॉन, ये क्या है, x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। ठीक है, बट ये y डायरेक्शन वाली स्ट्रेन नहीं है, ये याद रखो, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं है, दिस इज द लेटरल स्ट्रेन, दिस इज द लेटरल। जबकि ये वाली क्या थी, ये वाली थी लॉन्गिट्यूडनल, ये थी सारी लॉन्गिट्यूडनल इन x, लॉन्गिट्यूडनल इन y एंड लॉन्गिट्यूडनल इन z। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा क्या इनको यूज करना है, बाकी फिलहाल अभी इसको समझो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस इज द 2 एप्सिलॉन lateral, this is the 2 epsilon lateral, this is the epsilon v। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन v, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलना स्फेरिकल के लिए, अब स्फेरिकल के लिए चल लेते हैं। ठीक, चलो स्फेरिकल में देखो, स्फेरिकल का एरिया क्या हो जाता है, स्फेरिकल का एरिया हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, इसे डायमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो r को डायमीटर d/2, तो d क्यूब y, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8, मतलब पाई d क्यूब y 6, पाई d क्यूब y 6 इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज पाई d क्यूब y 6। कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन कर लो, इसमें तो पार्शियल की भी जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने से क्या मिला मुझे, डेल्टा v इक्वल टू π/6 तो कांस्टेंट हो गया, d क्यूब मतलब x का क्यूब, तो 3x² तो 3d² इंटू डेल डी। ठीक है, क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ से वॉल्यूम में सीधा वही लिख रहा हूँ पुराना वाला, पाई d क्यूब बाई 6, क्या हुआ, इसे मैं एप्सिलॉन v बोल सकता हूँ, यहाँ से π/6 से π/6 कैंसिल, एक d² से एक d² पावर कैंसिल, तो क्या बचा 3 डेल d अपॉन d। तो यही जो मेरी एप्सिलॉन v है वो मेरी क्या आ गई, दिस इज द एप्सिलॉन। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लॉन्गिट्यूडनल लेटरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, या फिर लेटरल भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये हमारे ये आउटकम आ गए, इन आउटकम को याद रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आउटकम से पूछ लिया जाता है। आउटकम से कैसे, कि सिलेंडर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितने टाइम्स होती है लेटरल की, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। स्फीयर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितने टाइम्स होती है लेटरल की, तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्लस में ये, तो फॉर्मूला भी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक, सिंपल मैथ्स था ये, बट फायदा क्या हुआ, ये जो आपके पास है ये चीजें हमारी चैप्टर 2 में अभी डील करेगी। ठीक है, जबकि ये हमारी चीजें प्रेशर वेसल वाले चैप्टर में डील करेगी, इसे हम प्रेशर वेसल में पढ़ेंगे, बट वहां मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ये वहां मैं सीधा आउटकम लेके चलूंगा। यहाँ चैप्टर 2 में अभी इसका आउटकम हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, डन, डन हो गया। ओके, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम आगे यूज करने वाले थे एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बट आपका टाइम हो चुका है। ठीक है, तो हम इस चीज को अभी नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, क्योंकि इस चीज को समझते हुए हमें आगे चलना है, और फिर हम म्यू की वैल्यू 0.5 रखते हुए के की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो लास्ट इसका रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल देंगे। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद थर्मल स्ट्रेसेस एंड चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हुआ है ना। ठीक।